आर्य ने उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद एक गहरी सांस ली। जाहिर था उसमें शिव अय्यर की हियरिंग के बारे में मैसेज था। फिर उसने अपना लैपटॉप निकाला और सबसे पहले शिवी की छुट्टी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। उसके बाद उसने अपने लिए एडवांस इंडिया की टिकट बुक कराई, जो ठीक 5 दिन बाद की थी। अगली सुबह शिवी उठी। उसने उठते ही अपना मोबाइल चेक किया तो उसे ऑफिस की तरफ से एक मेल आया हुआ था, जिसमें उसे अगले 2 हफ्तों की छुट्टी मिलने की बात लिखी थी। उसे देखने के बाद शिवी के चेहरे पर लंबी स्माइल थी। उसने आर्य के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा, आई लव यू टू, थैंक यू ऑल्सो। अयो, तुम इतना प्यार भी मत जताओ कि मुझे अपनी शादी पोस्टपोन करने के डिसीजन पर रिग्रेट हो। लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद शिवी को आज ऑफिस नहीं जाना था। वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई और कुछ देर बाहर आई। ब्रेकफास्ट टेबल पर नील और नितारा उसका वेट कर रहे थे। उसे कैजुअल कपड़ों में देखकर नितारा ने पूछा, क्या आज ऑफिस बंद करके दोनों का आउटिंग करने का प्लान है क्या? हाँ, अब तो इन दोनों का यही लगा रहना। नील ने आंखें घुमाकर जवाब दिया, जी नहीं। शिवी बोली, मैं इंडिया जा रही हूँ, डैड की हियरिंग है, आई कांट मिस दिस। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इंडिया जा रही हो, आर्य को इस बारे में पता है क्या? तुमने उसे अपने पापा के बारे में बताया? और तुम्हारी मॉम, उन्हें पता भी है या नहीं? नील ने शिवी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। आर्य को मैंने क्लियरली कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। जब वो बेगुनाह प्रूफ हो जाएंगे तब मैं उसे सब बता दूंगी। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मुझे जज नहीं करेगा और मेरी बात को आराम से समझेगा भी। शिवी ने जवाब दिया, ठीक है, आर्य को एक बार के लिए साइड कर दो। उनसे ज्यादा जरूरी नंदिनी आंटी है, उन्हें पता चला तो वो तुम्हें कभी नहीं जाने देंगी। नितारा ने परेशान लहजे में कहा, हाँ, सिद्धांत ने मुझे बहुत टाइम पहले ही मैसेज कर दिया था। शायद उस टाइम मम्मा घर पर आई हुई थी और उन्होंने वो मैसेज देख लिया होगा, इसलिए वो जानबूझकर हम दोनों की शादी जल्दबाजी में करवाना चाहती थी। मुझे बस उन्हीं की टेंशन है। शिवी को परेशान देखकर नितारा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, डोंट वरी शिवी, वी विल हैंडल एवरीथिंग। तुम आराम से जाओ, यहाँ हम दोनों संभाल लेंगे। नितारा बिल्कुल ठीक कह रही है, हम नंदिनी आंटी को कभी पता ही नहीं चलने देंगे कि तुम यहाँ नहीं रह रही। नील ने भी उसकी बात पर हामी भरी। तुम दोनों कितने अच्छे हो। शिवी ने उन दोनों का हाथ पकड़ लिया। हम तो अच्छे, लेकिन तुम बहुत बुरी हो। तुमने मुझसे आर्य के बारे में ना बताकर अच्छा नहीं किया। आगे से ऐसा मत करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम सीधे मुझे कॉल करोगी। एंड वन मोर थिंग, आगे से तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगी। नील ने सीरियस होकर कहा। शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी। नितारा उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। उसने बातों बातों में शिवी से पूछा, अच्छा तो फिर तुम कब जा रही हो इंडिया? मेरा बस चले तो आज ही चली जाऊं, पहले मुझे फ्लाइट बुक करवानी होगी। देखती हूँ कल तक फ्लाइट बुक हो जाए तो वहां जा सकूं। शिवी ने एक्साइटेड होकर जवाब दिया, बस इतनी सी बात, तुम्हें आज जाना है तो तुम आज ही जाओगी। रुको, पहले तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक की जाए। नील उठकर अपना लैपटॉप लेकर आया। उसने इमरजेंसी फ्लाइट बुक करने की कोशिश की तो उसमें टिकट की अमाउंट डबल दिखा रहे थे। उन्हें देखने के बाद शिवी ने कहा, हद हो गई यार इनकी, सीधे डबल पैसे ले रहे हैं। मैं कल ही चली जाऊंगी, एक दिन और यहाँ रह लूंगी तो क्या हो जाएगा? तुम कितना ज्यादा सोचती हो, तुमने कभी डैड के पैसे यूज नहीं किए? तुम्हारी मॉम भी वहाँ काम करती है, इतना मत सोचा करो। नील ने जवाब दिया। उसने शिवी की इमरजेंसी टिकट बुक करवा दी, जो लगभग 4 घंटे बाद की थी। चलो मुझे ऑफिस निकलना होगा, तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे या सिद्धांत से पूछ लेना। और हाँ, अपनी पैकिंग कर लेना, काफी टाइम है, चाहो तो शॉपिंग के लिए भी जा सकती हो। इंडिया में तो इस टाइम समर्स होंगे ना। जाने से पहले नितारा ने उसे सारे जरूरी इंस्ट्रक्शन दिए। उसने नील और शिवी को बाय बोला और वहां से चली गई। उसके वहां से जाते ही नील ने शिवी से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना था, चाहे आर्य कितना भी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, लेकिन तुम यहाँ आने के बाद उसे सब सच पता होगी। हाँ, पापा के इनोसेंट प्रूफ होते ही मैं। शिवी बोल रही थी, तभी नील ने उसकी बात बीच में काट कर कहा, जरूरी नहीं कि वो इनोसेंट प्रूफ हो। जीत की तैयारी करना अच्छी बात है, पर हार के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसा कि तुमने कहा, वो बहुत समझदार है, तुम्हें जज नहीं करेगा, तुम उसे सब बता सकती हो। शिवी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। वो जो भी कह रहा था वो सच था। शिवी को सब समझाने के बाद नील अपने ऑफिस चला गया, तो वहीं उसकी बातों ने शिवी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, फिर आने के बाद ही बताऊंगी, लेकिन जाने से पहले एक बार मिल लेती हूँ, मुझे इतने दिन उसके बिना भी तो रहना। शिवी ने खुद से कहा। वो नहाने के लिए बाथरूम में गई। तैयार होने के बाद उसने आर्य को कॉल किया। आर्य उस समय किसी के साथ मीटिंग में था। शिवी का कॉल आता देख उसने कहा, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। कहकर वो जल्दी से बाहर आया और शिवी का कॉल पिक किया। क्या हुआ? एक दिन भी मेरे बिना रहना मुश्किल हो रहा है तुम्हारे लिए? आर्य ने उसे परेशान करने के लिए कहा। मेरी कुछ देर में फ्लाइट है आर्य, मैं इंडिया जा रही हूँ, पापा के पास। शिवी ने बुझी आवाज में कहा। शिवी के इतने दिन दूर रहने की बात सुनकर आर्य का भी चेहरा उतर गया। कोई बात नहीं, पापा से मिलने जा रही हो तो ऐसे मूड ऑफ मत रखो, बस कुछ दिनों की बात है, हमें तो साथ ही रहना है फिर। शिवी ने हामी भरकर आगे कहा, मुझे जाने से पहले तुमसे मिलना है। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, 1 घंटे बाद मिलते हैं। मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड करता हूँ, वहाँ अपने लगेज के साथ आ जाना। आर्य ने शिवी से बात करने के बाद तुरंत उसे एक जगह की लोकेशन भेजी और वापस मीटिंग में चला गया। शिवी ने अपना सामान पैक किया और आर्य की बताई लोकेशन पर जाने लगी। लोकेशन के साथ आर्य ने उसे एक कोड भी भेजा था। शिवी ने हैरानी से कहा, इसने मुझे ये पोस्ट कोड क्यों भेजा? चलो खुद ही पता चल जाएगा। कुछ ही देर में शिवी आर्य की बताई लोकेशन पर थी। वो एक कैब से उतरी तो सामने एक बड़ा सा घर था। उसे वहाँ देखते ही वॉचमैन ने उसे सैल्यूट किया और घर का डोर ओपन किया। अंदर के एक तरफ पार्किंग एरिया बना था तो दूसरी तरफ गार्डन था। शिवी आगे गई तो घर का दूसरा मेन डोर था। आर्य ने उसे उस दरवाजे का पासकोड भेजा था। ये मुझे हर बार चौंका देता है। शिवी ने अपने मोबाइल में देखकर कोड डाले। दरवाजा खुलने पर वो अंदर गई तो घर किसी भी मायने में ओबरॉय मेंशन से कम नहीं था।
वो बिल्कुल उसी तरह था, लेकिन उससे थोड़ा छोटा था। शिवी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। आर्य ने उसे पीछे से हक करते हुए कहा, कैसा लगा हमारा घर? शिवी उसकी तरफ पलटी और अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे। अच्छा है, मुझे लगा हम पूरी फैमिली के साथ रहेंगे। नहीं, हम वहाँ नहीं रहेंगे। खैर, इस बात पर बहस नहीं करते और मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ। आर्य ने शिवी का हाथ पकड़ रखा था और वो उसे पूरे घर में घुमा रहा था। उस घर में हर एक तरह की फैसिलिटी मौजूद थी, यहाँ तक कि एक एरिया ऑफिस के तौर पर भी बनाया गया था। पूरा घर देखने के बाद आखिर में आर्य उसे अपने कमरे में लेकर गया। ये कमरा हूबहू आर्य मेंशन में उसके कमरे जैसा लग रहा था। ये तो बिल्कुल वैसा ही है, शिवी ने उसे देखते ही कहा। हाँ, अब तक वैसा ही है, तुम इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकती हो, आर्य ने जवाब दिया। शिवी ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। तभी उसके फोन का अलार्म बजा। ये उसने एयरपोर्ट जाने के 1 घंटे पहले का सेट किया था, ताकि बिना जल्दबाजी के वहाँ आराम से पहुंचा जा सके। तुम्हारा जाने का टाइम हो गया होगा, आर्य ने कहा। उसने देखा शिवी के चेहरे पर उदासी थी। तुम इस उतरे हुए चेहरे के साथ अपने पापा से मिलने जाओगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे लंदन छोड़ते टाइम इतना दुख होगा। तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है, कहते हुए शिवी ने उसे गले लगा लिया। ये 2 हफ्ते ही चुटकी बजाकर निकल जाएंगे, एंजॉय करो, उसने शिवी की पीठ सहलाकर कहा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ, अभी के लिए जाने दे रहा हूँ, आगे से ये नहीं चलेगा। मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी खुद से दूर नहीं करूंगा। शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी। वो आर्य से अलग होकर जाने लगी कि उसने उसका हाथ पकड़कर फिर करीब खींच लिया। आर्य के होंठ शिवी के होंठों पर थे। शिवी की आंखें अपने आप बंद हो गई। कुछ मिनटों में आर्य उससे दूर हुआ और कहा, चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। आर्य शिवी के साथ एयरपोर्ट जा रहा था। शिवी आज पहली बार उसके इतने करीब आई थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। एयरपोर्ट आने पर आर्य ने हक करके उसे बाय बोला और वहाँ से चला गया। शिवी अब फ्लाइट में थी और खुद को आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार कर रही थी। शिवी लगभग 9 घंटे बाद मुंबई एयरपोर्ट पर थी। इतना लंबा सफर तय करने के बाद वो काफी थकी हुई थी, लेकिन उसे वहाँ आकर अच्छा लग रहा था। वो वहाँ पहुंची तो सुबह के 8 बज रहे थे। वहाँ आने के बाद उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट थी। शिवी एयरपोर्ट से बाहर निकली तो कैब्स की लंबी लाइन लगी थी। उसने एक कैब हायर की और ड्राइवर को एक जगह का रास्ता बता दिया। वो उसका पुराना घर था, जो कि उसके पापा का घर था। वहाँ जाते टाइम शिवी की नजर खिड़की के बाहर थी। मुंबई का ट्रैफिक, बेमौसम बरसात और रास्ते में स्ट्रीट फूड को देखकर उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट तैर गई। अब फील हो रहा है मैं अपने घर वापस लौट आई। ऐसा फील हो रहा है जैसे सालों बाद अपने घर जा रही हूँ। शिवी की आंखें नम हो गई। उसकी बातें सुनकर टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, लगता है काफी टाइम बाद आई हो मैडम आप यहाँ पर? शिवी बोली, हाँ भैया, किसी वजह से बाहर जाना पड़ रहा था। यहाँ आकर एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा है। हाँ, अपने देश की तो बात ही निराली है। चलिए, आप यहाँ आई है तो इस बार अच्छे से एंजॉय करना और अच्छी यादें लेकर अपने साथ जाना, टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया। कुछ ही देर में उसने शिवी को उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया। उसे किराया देने के बाद शिवी घर के आगे खड़ी थी। उनका घर मुंबई से थोड़ा आगे के एरिया में बना था। वो घर किसी पुरानी हवेली की तरह डिजाइन किया हुआ था। शिवी के पास घर की चाबी थी। उसने घर का दरवाजा खोला तो आगे एक खुला आंगन था। वहाँ जंगली घास उगी थी और ज्यादातर पेड़ पौधे सूख चुके थे। आगे जाने पर एक तरफ घर बना हुआ था तो दूसरी तरफ एक कमरा स्टोर रूम के तौर पर बना था। मेरा घर तुम्हारे घर जितना बड़ा तो नहीं आ रहा, पर ये मेरा घर है। यहाँ मेरा बचपन बीता है। यहीं से मैंने स्कूल कॉलेज के दिन देखे। ये मेरे लिए बहुत खास है। देखना, मैं एक दिन तुम्हें यहाँ लेकर जरूर आऊंगी। खुद से बातें करते हुए शिवी आगे गई। उसने आगे का दरवाजा खोला। लगभग 2 साल से वहाँ कोई नहीं आया था, इसलिए वहाँ धूल मिट्टी जमी थी। जगह जगह पर मकड़ियों के जाले थे। हे भगवान, इसे कौन साफ करेगा? शिवी ने खांसते हुए कहा। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आई, बंदा आपकी सेवा में हाजिर है मैडम। शिवी ने मुड़कर देखा तो उसके सामने सिद्धांत खड़ा था। वहाँ आने से पहले शिवी ने उसे मैसेज कर दिया था। वो घर के बाहर उसके आने का वेट कर रहा था। जैसे ही शिवी वहाँ पहुंची, सिद्धांत तुरंत घर के अंदर आ गया। उसे देखकर वो बहुत खुश हुई और उसने दौड़कर सिद्धांत के गले लग गई। थैंक यू सो मच सिड, तुमने पापा का बहुत ख्याल रखा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी थैंक यू स्पीच सुनने नहीं आया हूँ। मैंने सफाई करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया। बोलते हुए सिद्धांत ने घर की हालत देखी और आगे कहा, क्या यहाँ रहना जरूरी है? I mean, तुम मेरे साथ चल सकती हो। शिवी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे यहीं रहना है। रुको, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम भी काम पर लगते हैं। शिवी सूटकेस लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी सिद्धांत बोला, मैं बाहर जाता हूँ, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होगी। शिवी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। सिद्धांत के बाहर जाते ही शिवी ने दरवाजा बंद किया और जल्दी से कपड़े बदले। उसने ब्लू डेनिम शर्ट और ऊपर ब्लैक टी शर्ट पहनी थी। शिवी अपने बालों को जूड़े के रूप में बांधते हुए खुद से बोली, यहाँ कितनी गर्मी है, वहाँ तो इस तरह के कपड़े पहनने का मौका ही नहीं मिलता था। बस पूरे टाइम खुद को कवर करके रखो। कपड़े चेंज करते ही वो बाहर आई और सिद्धांत के पास जाकर कहा, तुम्हारी टीम कब आने वाली है? वो बस पहुंचते होंगे, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सिद्धांत ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, सुबह के 10 बजने को आए थे। नहीं, मैंने फ्लाइट में काफी कुछ खा लिया था और आराम भी कर चुकी हूँ। शिवी काफी फ्रेश फील कर रही थी। हाँ, और तुम्हें तो जेट लैग भी नहीं होता। ठीक है, फिर मैं उन्हें अभी आने का बोल देता हूँ। सिद्धांत बात करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। उसने शिवी की तरफ देखा जो घूमते हुए अपने घर को देख रही थी। इतने दिनों बाद उसे अपने सामने पाकर सिद्धांत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुछ ही देर में वहाँ 10 से 12 लोगों की टीम आ चुकी थी। सिद्धांत उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा था तो वहीं शिवी भी उनके साथ कामों में जुटी थी।
बीच में उन्होंने खाने पीने के लिए ब्रेक लिया और शाम के 6 बजे तक घर लगभग पूरा साफ हो चुका था। घर की इलेक्ट्रिसिटी से लेकर वाटर सप्लाई तक का पूरा इंतजाम हो चुका था। अब बस इसे क्लियरिंग की जरूरत है, उसके बाद ये वापस पहले जैसा हो जाएगा। सिद्धांत ने घर को देखकर कहा, नहीं, इसे पहले जैसा होने के लिए अभी और मेहनत लगने वाली है। इसे पहले जैसा बनाने के लिए मुझे पापा को बेगुनाह प्रूफ करना होगा और मम्मा को वापस उनके पास लाना होगा। शिवी ने बुझी हुई आवाज में कहा, तुम्हारे पापा का तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी मम्मा की लाइफ डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, वो वहाँ खुश है। सिद्धांत ने शिवी को समझाने की कोशिश की। शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं, सबसे पहले मुझे पापा से मिलने जाना है। तुम हमारी मीटिंग कब करवाने वाले हो? बस इतनी सी बात, हम कल ही उनसे मिलने चलेंगे। चलो तुम तैयार हो जाओ, उसके बाद हम कई बार खाना खाने चलते हैं। सिद्धांत ने शिवी की तरफ देखकर कहा। सफाई करने की वजह से उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी लगी थी। हाँ ठीक है, वैसे नहाने की जरूरत तो तुम्हें भी है। तुम ऐसा करो, घर चलो, मैं थोड़ी देर में पास वाले मोहन अंकल के रेस्टोरेंट में मिलती हूँ। सिद्धांत ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और उसे बाय बोलकर वहां से चला गया। उसके जाते ही शिवी ने अपने लिए दूसरे कपड़े निकाले और नहाने चली गई। शिवी नहाकर रेडी हो गई। उसने पीच कलर का ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस पहना था। उसे बाहर जाना था, इसलिए उसने चेहरे पर हल्का मेकअप किया और अपने बालों को खुला छोड़ दिया। तैयार होने के बाद शिवी ने आर्य को वीडियो कॉल किया। आर्य के कॉल रिसीव करते ही शिवी ने कहा, तो कैसा बीत रहा है तुम्हारा आज का दिन? तुमने मुझे मिस किया या नहीं? मैंने तो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हें बिल्कुल भी मेरी याद आई होगी। इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो, वो भी मेरे बिना? आर्य ने बच्चों की तरह मुंह फुलाकर कहा, बस अपने फ्रेंड के साथ डिनर करने का प्लान किया। तुम अपने पापा से मिली, उन्हें हमारे बारे में बताया या नहीं? वो ठीक है ना? आर्य ने पूछा। उसके पूछने पर शिवी को याद आया कि उसने अभी तक सिद्धांत को भी आर्य के बारे में नहीं बताया था। याद आते ही शिवी ने अपने सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, पापा छोड़ो, मैं तो तुम्हारे बारे में अपने फ्रेंड तक को बताना भूल गई। तब तो लगता है जल्दी मुझे तुम्हारे पास आना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम 2 हफ्तों में मुझे भी भूल जाओ, फिर मेरा क्या होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ आने के बाद मैं थोड़ा उलझ गई थी, बस उसी चक्कर में याद नहीं रहा। चलो मैं तुमसे आकर बात करती हूँ, अभी मुझे जाना होगा। आर्य से बात करने के बाद शिवी ने अपना बैग उठाया और वहाँ से पास ही के रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल गई। उधर शिवी से बात करने के बाद आर्य के फोन में नोटिफिकेशन अलार्म बजा। उसे देखने के बाद उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। इतने कम टाइम में तुमने मुझे बदल दिया है शिवी, लेकिन इस चीज को कभी कोई नहीं बदल सकता। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मैं उस शख्स को बर्बाद कर दूंगा जिसने मेरी अली की जान ली। आर्य ने गुस्से में कहा। उसने अपना लैपटॉप लिया और पहले बुक की हुई फ्लाइट को कैंसिल किया। उसने नई टिकट बुक की जो और भी पहले की थी। बस अब 4 दिन और रहे, मैं वहां प्रेजेंट नहीं रह पाया, इसका तुमने बहुत फायदा उठा लिया। अब तुम्हें सजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। टिकट बुक होने के बाद आर्य ने मिस्टर शुक्ला को मैसेज करके इंडिया आने की बात कही। मिस्टर शुक्ला के चेहरे पर वो मैसेज देखने के बाद चमक आ गई। वो अब तक इस बात से अनजान थे कि शिवी भी इंडिया आ चुकी है। वो इस बार मिस्टर शिव अय्यर को सजा दिलाने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे थे। अब उन्हें अगली कोर्ट हियरिंग और आर्य के यहाँ आने का इंतजार था। डिनर करने के बाद शिवी वापस घर आ चुकी थी। सिद्धांत ने उसे अपने घर रुकने के लिए इंसिस्ट किया था, लेकिन शिवी ने मना कर दिया। वो घर पर अकेली थी, फिर भी उसे बिल्कुल भी डर या अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। आज काफी काम करने की वजह से वो थक गई थी और घर आते ही अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह शिवी की आंख खुली तो वो जल्दी जल्दी तैयार होने चली गई। आज उसे सिद्धांत के साथ अपने पापा से मिलने जाना था। वो उनसे पूरे 2 साल बाद मिल रही थी। बाहर सिद्धांत की गाड़ी का हॉर्न सुनकर शिवी ने जल्दी से बैग उठाया और तेज कदमों से चलकर बाहर आई। वो सिद्धांत के बगल वाली सीट पर बैठते हुए बोली, क्या उन्हें पता है मैं उनसे मिलने आने वाली हूँ? नहीं, अगर उन्हें पता होता तो वो मिलने से मना कर देते। मैं हियरिंग से पहले अक्सर उनसे मिलने जाता हूँ। सिद्धांत ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। देखना, वो मुझे देखते ही गले लगा लेंगे और आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मैंने पापा को बहुत मिस किया। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब मैंने उनके बारे में या हमारे बीते दिनों के बारे में नहीं सोचा। उनके बारे में बताते हुए शिवी की आंखें नम होने लगी। हाँ, तुम्हारी एक्साइटमेंट तुम्हारी बातों और आंखों में साफ दिखाई देती है। सिद्धांत ने जवाब दिया। वो शिवी को कुछ भी बताकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। उसने एक नजर शिवी के चेहरे की तरफ देखा जो बार बार बाहर देख रही थी। सिद्धांत ने अपने मन में कहा, आई एम सो सॉरी शिवी, आई नो तुम उनसे मिलने के बाद हर्ट होने वाली हो, पर मैं तुम्हारी एक्साइटमेंट रूइन नहीं करना चाहता। वो हियरिंग से पहले मुझसे भी नहीं मिलना चाहते। आई होप वो तुम्हारे साथ रूडली बात न करे। लगभग 2 घंटे बाद शिवी सिद्धांत के साथ जेल में थी। सिद्धांत ने उनसे मिलने के लिए पहले कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर वो शिवी को लेकर आगे गया। वो दोनों एक कमरे में बैठे थे और मिस्टर शिव अय्यर के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो आए, शिवी उनको देखकर हैरान रह गई। पहले वो काफी फिट हुआ करते थे, अब उनके बाल सफेद हो गए थे। चेहरे की दाढ़ी भी हल्की सफेद थी और शरीर बेडोल हो चुका था। उनका पेट निकला हुआ था। वो अपनी उम्र से ज्यादा के नजर आने लगे थे। वहीं शिव अय्यर ने अपने सामने शिवी को देखा तो उन्होंने नजरें घुमा ली। उनकी आंखों में आंसू थे। पापा। शिवी जल्दी से उठकर उनके गले लगने के लिए बढ़ी, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से उसे वहीं रुकने का इशारा किया। तुम क्यों आई हो यहाँ? तुम तो अपनी माँ के साथ मुझे छोड़कर जा चुकी थी ना। अब क्या यहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आई हो या ये देखने आई हो इस जेल में रहकर मैं मर तो नहीं गया? वो जानबूझकर शिवी से रूखे तरीके से बात कर रहे थे ताकि वो यहाँ से चली जाए। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं मम्मा के साथ नहीं जाना चाहती थी, वो मुझे जबरदस्ती लेकर गई थी। शिवी ने रूंधे गले से कहा। उसकी आंखें भर आई थी। हाँ, तो जब चली गई थी तो वापस क्यों आई हो? तुम लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते थे? मैं कह कह कर थक गया हूँ कि उस रात मैंने ही उन दोनों को मारने की कोशिश की थी। वो लड़का खुशकिस्मत था जो बच गया। शिव अय्यर चिल्लाते हुए बोल रहे थे। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शिवी जबरदस्ती उनके गले लग गई। पापा,
आप किस मजबूरी के चलते झूठ बोल रहे हो? आपने उसे नहीं मारा है, पर उसे किसने मारा है ये मैं पता लगा कर रहूंगी। शिवी ने खुद को मजबूत करके कहा। उसकी बातें सुनकर मिस्टर अय्यर ने घबराकर उसे खुद से अलग किया और चिल्लाकर कहा, देखो यहाँ से चली जाओ, तुम इन सब में मत पड़ो। मैं तो उसी दिन इन सब में पड़ गई थी जिस दिन आपने ये सब अपने सर पर लिया था। आप लोगों के सामने कितना भी झूठ बोल सकते हो, लेकिन मेरे सामने नहीं बोल सकते हो। मैं मान लूंगी आपने उसे मारा है, पर आपको यही बात मेरे सर पर हाथ रखकर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहनी होगी। आई स्वेयर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मुड़कर कभी नहीं आऊंगी। शिवी ने अपने पापा का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख दिया। वो उन्हें इमोशनल करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो सारा सच कबूल कर ले। मिस्टर अय्यर ने अपना हाथ उठाया और शिवी को गले लगा लिया। वो जोर जोर से रोने लगे। इतने सालों में ये पहली बार था जब वो टूटे थे। शिवी ने उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज उन्हें इस तरह टूटते देख उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। शिवी सही कह रही थी, उसका यकीन जीत गया। मिस्टर अय्यर ने उन दोनों को मारने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन इन सबके पीछे फिर कौन हो सकता है? सिद्धांत वहाँ उलझन में खड़ा था। शिवी और मिस्टर अय्यर इमोशनल हो रहे थे, तो वही सिद्धांत इन सबको प्रैक्टिकल तरीके से देख रहा था। शिवी ने जैसे तैसे उन्हें संभाला और टेबल पर बिठाया। उसने उन्हें पानी पिलाया। शिवी उनके पास जमीन पर अपने घुटनों पर बैठी थी। उसने मिस्टर अय्यर का हाथ अपने हाथ में ले रखा था। याद है पापा, जब भी मैं कुछ मांगती थी आप मुझे वो सब ला कर देते थे। अचानक शिवी ने कहा। शिव ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। उनके हामी भरने के बाद शिवी ने कहा, ठीक है, आज फिर मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। मुझे मेरे पापा वापस चाहिए और आपको हर बार की तरह मेरी ये विश भी पूरी करनी होगी। शिवी एक बार फिर अपने पापा से कुछ मांगने जा रही थी। उसकी बात सुनकर शिव ने नजरें घुमा ली। शिवी ने उनका चेहरा अपनी तरफ करके कहा, इस तरह नजरें चुराने से काम नहीं बनने वाला। शिवी ने अपना हाथ उठाया और अपनी अंगूठी उन्हें दिखाते हुए कहा, इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि मैंने सगाई कर ली है। मुझे अपने होने वाले हस्बैंड को अपने पापा से मिलाना है, लेकिन मैं उसे आपके पास यहाँ लेकर नहीं आऊंगी। आपको उससे हमारे घर पर मिलना होगा। मैं उसे तभी आपसे मिलाऊंगी जिस दिन आप बेगुनाह प्रूफ हो जाएंगे। अगर आपने सच नहीं बोला तो मैं कभी उससे शादी नहीं करूंगी। अब आप सोच लीजिए, आपको मेरी खुशियां चाहिए या अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? शिवी अपने तरीके से मिस्टर अय्यर को समझाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं उसके हाथ में सगाई की अंगूठी देखकर सिद्धांत को झटका लगा। वो शिवी को बहुत चाहता था। उसकी जिंदगी में किसी और का आना उसके लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। शिवी की सगाई की बात सुनते ही सिद्धांत का दिल टूट गया। तभी मिस्टर अय्यर ने शिवी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, जिद मत करो शिवी, मेरी जिंदगी के ज्यादा साल नहीं बचे। मेरे चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद मत करो बच्चा। तुम ऑलरेडी बहुत कुछ सफर कर चुकी हो। मैं यहाँ आपके इमोशनल डायलॉग सुनने नहीं आई हूँ। मुझे सच जानना है पापा। आप पर डिपेंड करता है आप बता रहे हो या नहीं। बाकी पता तो मैं लगा ही लूंगी। शिवी ने पूरे यकीन से जवाब दिया, उन लोगों से दूर रहो, वो बहुत खतरनाक है। शिव अय्यर ने धीमी आवाज में कहा। शिवी या सिद्धांत दोनों में से ही उनसे आगे कुछ पूछ पाता उससे पहले कांस्टेबल वहां आ गया था। उनके मिलने का टाइम खत्म हो चुका था। जाने से पहले शिवी ने मिस्टर अय्यर को गले लगाया और उनके कान के पास दबी आवाज में कहा, इसका मतलब मुझे खुद ही उनका पता लगाना होगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मिस्टर अय्यर बोले, ठीक है, फिर आप इस बार कोर्ट में सच बोलेंगे। अगर आपने सच नहीं बोला तो मैं हियरिंग को कैसे भी करके नेक्स्ट सेशन तक ले जाऊंगी। उसके बाद आप जानती हैं मैं क्या करने वाली हूँ। इस बार शिवी ने सख्त आवाज में कहा। वो मिस्टर अय्यर से अलग हुई और सिद्धांत के साथ वहां से जाने लगी। मिस्टर अय्यर ने पीछे से सिद्धांत को कहा, तुम्हें इन सब में शिवी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। सिद्धांत ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो शिवी के साथ बाहर आ गया। बाहर आते हुए दोनों पार्किंग एरिया की तरफ जा रहे थे। चलते हुए सिद्धांत की नजर शिवी के हाथ पर पड़ी। सो यू आर एंगेज्ड नाउ, लव और अरेंज? उसने चलते हुए पूछा। ये तो बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से सुनाऊंगी। बस ऐसा समझ लो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दूसरे से कुछ एक्सप्रेस करते उससे पहले घर वालों ने हमारी एंगेजमेंट फिक्स कर दी थी। नॉट प्रॉपरली, जैसे इंडिया में होता है लड़का लड़की को देखने जाता है, वैसा ही कुछ हुआ था। शिवी ने शॉर्ट में थोड़ा बहुत बता दिया। इस बारे में तुम मुझे कब बताने वाली थी? मुझे लगा मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। सिद्धांत के शब्दों से उसकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। उसकी बात सुनकर शिवी रुक गई और उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ गलती तो मैंने की है, तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकते हो। मुझे कोई सजा नहीं देनी है। मुझे लगा था तुम इसलिए अपने पापा को बाहर निकलवाना चाहती हो ताकि उनके साथ यहाँ सेटल हो सको। मुझे नहीं पता था तुम्हारी मम्मा के साथ साथ तुम्हारा दिल भी लंदन में बस गया है। सिद्धांत ने कहा और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। ये इतना रूड क्यों हो रहा है? शिवी उसके पीछे जाने के बजाय वही खड़ी सोच रही थी। सिद्धांत जाकर गाड़ी में बैठ गया। उसने शिवी को बुलाने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजाया तो शिवी दौड़ कर गई। वो अंदर बैठते हुए बोली, मैं पापा को लंदन ले जाऊं तो कैसा रहेगा? सिद्धांत ने रूखे लहजे में कहा, मुझसे फिलहाल के लिए कुछ मत पूछो। लेकिन तुम्हारा मूड खराब क्यों है? पहले नहीं बताया था तो क्या हुआ, अब तो बता दिया ना। चलो आज का लंच मेरी तरफ से, मेरी एंगेजमेंट होने की खुशी में तुम्हारे लिए छोटी सी पार्टी। अब तो अपनी नाराजगी छोड़ो। जैसे ही शिवी ने कहा सिद्धांत ने अचानक ब्रेक लगा दिए। गाड़ी झटके से रुक गई। उसने शिवी की तरफ घूर कर देखा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हारी एंगेजमेंट होने की खुशी कभी नहीं सेलिब्रेट करने वाला। आई विल नॉट हाइड एनीथिंग। आई लाइक यू शिवी। तभी मैं तुम्हारा साथ दे रहा था। मुझे लगा था तुम यहाँ अपने पापा के साथ रहना चाहती हो। मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था। पहले कुछ कहता या अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता, उससे पहले वो सब हो गया और तुम चली गई। तुमने इतने दिनों बाद कांटेक्ट किया तो दिल में फिर से उम्मीद की किरण जग गई थी। आई एम रियली सॉरी बट मैं इस एंगेजमेंट से खुश नहीं हूँ। सिद्धांत ने बिना हिचकिचाहट के अपने दिल की बात शिवी के सामने रख दी। कुछ ऐसा ही कुछ समय पहले आर्य ने किया था। उसकी बातें सुनकर शिवी आंखें फाड़कर उसकी तरफ देख रही थी। उसने तुरंत खुद को नॉर्मल करके कहा, क्या तुम इसलिए मेरा साथ दे रहे थे?
सिद्धांत ने वापस गाड़ी स्टार्ट की। नहीं, शिव अंकल का केस स्टडी करते टाइम मुझे भी फील हुआ वो झूठ बोल रहे हैं। सिद्धांत ने जवाब दिया। शिवी ने कुछ देर के लिए कुछ नहीं कहा और फिर वो अचानक बोली, तो क्या तुम अब ये केस छोड़ दोगे? घबराओ मत, मैं कभी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करता। हम मेरी लॉ फर्म जा रहे हैं, वहां हम उनसे जुड़े सभी पहलुओं पर एक बार फिर स्टडी करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उनके इतने बड़े झूठ के पीछे आखिर वजह क्या है। शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी। जब से सिद्धांत ने उसे अपने दिल की बात बताई थी, शिवी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी। तुम्हें अनकंफर्टेबल करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने बस अपने दिल की बात बताई है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो, हम हमेशा अच्छे फ्रेंड रहेंगे। शिवी को कंफर्टेबल करने के लिए सिद्धांत ने कहा। उसकी बात सुनकर शिवी मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में वो दोनों सिद्धांत के लॉ फर्म में थे। वहां जाते ही वो सबसे पहले मिस्टर विकास शुक्ला से टकराए। लगता है इस बार काफी अच्छे से तैयारी कर रहे हो हराने की। तुमसे मिलकर अच्छा लगा शिवी, मुझे लगा था तुम आगे बढ़ गई हो, पर तुम तो वहीं ठहरी हुई हो। अपने साथ साथ मेरे बेटे को भी तुमने आगे बढ़ने से रोक रखा है। आपसे मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मिली है, आप मेरे रोल मॉडल हैं अंकल। मैं आपसे बहस नहीं करूंगी, हम उस दिन बात करेंगे जिस दिन मैं मेरे पापा को बेगुनाह साबित कर दूंगी। बेशक, हम उसी दिन बात करेंगे, विकास शुक्ला ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। फिर उन्होंने सिद्धांत की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस बार मैंने भी तैयारी काफी अच्छे से की है। कोर्ट में मिलते हैं। अपनी बात कहकर मिस्टर शुक्ला वहां से चले गए। उनकी बातों ने शिवी के विश्वास को कुछ हद तक डगमगा दिया था। वो मिस्टर शुक्ला को अपना रोल मॉडल मानती थी क्योंकि वो हमेशा सच के लिए खड़े रहते थे। अपने पापा का केस लेकर सबसे पहले शिवी मिस्टर शुक्ला के पास ही आई थी। शिवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर सिद्धांत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं पापा हर बार सही हो। लेकिन अब तक उन्होंने कभी गलत का साथ नहीं दिया, शिवी ने उदास होकर कहा। हाँ, नहीं दिया होगा और इस बार भी नहीं दे रहे। वो विक्टिम की तरफ से लड़ रहे हैं, उनका विक्टिम हर तरह से इनोसेंट है। तुम्हारे पापा गुनहगार नहीं है, तो उनकी भी कोई गलती नहीं थी। उस रात जो भी हुआ वो काफी अनफॉर्चुनेट था। सिद्धांत शिवी को समझाने की कोशिश कर रहा था। कुछ तो बात रही होगी ना, ऐसे कोई किसी पर हमला नहीं करता, किसी को मारने की कोशिश नहीं करता। जरूर उन दोनों ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से उन्होंने काफी सारे दुश्मन बना लिए होंगे। उसका पता तुम्हें चल जाएगा। चलो अंदर चलते हैं और आराम से बैठकर बात करते हैं। हमें विक्टिम के बारे में नहीं, तुम्हारे पापा की हिस्ट्री और उनसे जुड़े लोगों की बात करनी है। सिद्धांत ने उसे समझाते हुए कहा। वो शिवी को अपने कैबिन में लेकर गया। वहाँ सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जहाँ शिव अय्यर की फोटो थी। उसके साथ वो जिस कंपनी में काम करते थे या जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, उन सब की तस्वीरें उस बोर्ड पर लगी हुई थी। ये मुंबई की सबसे बड़ी ड्रेस डिजाइनिंग कंपनी हुआ करती थी। इसकी मेन ब्रांच लंदन में है। मैंने हुआ करती इसलिए यूज किया है क्योंकि पिछले 4 साल पहले ये बहुत लॉस झेल चुकी है। कंपनी बैंक लोन नहीं चुका पा रही थी, तो गवर्नमेंट ने उसे अपने अंडर ले लिया और सेल करने का फैसला किया। लंदन के किसी बिजनेसमैन ने उसे खरीद लिया। फिलहाल ये कंपनी आज भी स्टेबल है क्योंकि उस टाइम वो इंसिडेंट होने की वजह से डील कैंसिल हो गई थी। लंदन की ब्रांच ने खुद को घाटे से रिकवर किया और साथ ही इस कंपनी को भी संभाला। अब इस ब्रांच को जिस बिजनेसमैन ने खरीदा था वो हमारा विक्टिम है और उसी के साथ ये हादसा हुआ था। सिद्धांत ने पूरी डिटेल्स के साथ शिवी को केस के बारे में बताया। अब तक वो इन सबसे अनजान थी क्योंकि नंदिनी ने उसे इससे दूर रखा था। हाँ, पापा इसी कंपनी में एचआर मैनेजर थे। मुझे याद है, मॉम ने मुझे बताया था कि पापा की कंपनी बंद होने वाली है। उनकी ब्रांच सेल हो चुकी है और नए मालिक ने सभी एम्प्लॉयज को काम से निकालने का फैसला लिया है। देखा तुमने, उसी की गलती है। अगर वो सबको काम से निकालने का नहीं कहता तो ये सब नहीं होता। जरूर ये किसी और का काम है और पापा उसे बचाने के लिए सब कुछ अपने सिर ले रहे हैं। शिवी ने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। सबसे अनजान होने के कारण वो इन सब में आर्य का ही दोष निकाल रही थी। उसका ऐसे करने का भी एक रीजन था। इस कंपनी पर काफी एलिगेशंस लगे थे कि ये बिजनेस माफिया या अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है। वो नहीं चाहता था कि उसकी कंपनी में कोई भी गलत आदमी काम करे। उसे नहीं पता था कंपनी में काम करने वाला कौन सा आदमी सही है या कौन सा गलत। उसकी गलती यहाँ ये थी कि उसने बिना सच का पता लगाए सबको काम से निकालने का डिसीजन लिया। हाँ, तो पता लगाना चाहिए था ना, इस कंपनी की वजह से कितने लोगों की रोजी रोटी चलती थी। शिवी ने गुस्से में जवाब दिया। सिद्धांत उसके पास आया और उसे पानी का ग्लास पकड़ाया तो उसके पास बैठ गया और कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, हमें विक्टिम में कमियां नहीं निकालनी, असली कल्प्रिट को ढूंढना है। पता है, कुछ भी बेवजह नहीं होता। अगर वो इंसान ये डिसीजन नहीं लेता तो उसे ये सब नहीं भुगतना पड़ता। उसने खुद के साथ साथ उस लड़की की लाइफ भी खतरे में डाल दी। उसकी वजह से इतने लोग सड़क पर आने वाले थे। मैं नहीं जानती कौन माफिया से जुड़ा हुआ है, पर मेरे पापा बेगुनाह है। मुझे बस इतना पता है और ये मैं साबित करके रहूंगी। इसके लिए हमें उस कंपनी में जाना होगा और सच का पता लगाना होगा। हमारे पास सिर्फ 4 दिन का टाइम है, जिसमें आज का दिन आधा बीत गया। मैं हियरिंग को नेक्स्ट सेशन तक ले जाऊंगा, तब तक हमें और टाइम मिल जाएगा। मुझे बताओ कौन सी कंपनी है, मैं अभी वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ। क्या पता वहाँ रहते हुए कुछ पता चल ही जाए। शिवी के कहने पर सिद्धांत ने लैपटॉप खोलकर उस कंपनी का प्रोफाइल शिवी के सामने रख दिया। डिजाइनिंग विला, कंपनी का नाम पढ़ते हुए शिवी बोली, मुझे ये नाम सुना हुआ क्यों लग रहा है? सिद्धांत बोला, तुम्हें इसलिए सुना हुआ लग रहा होगा क्योंकि इसकी एक ब्रांच लंदन में भी है। हाँ, उसका नाम डिफरेंट है पर उसके नाम में भी विला शब्द आता है। तुमने वही कहीं देखा होगा, सिद्धांत ने कहा और वो लैपटॉप पर लंदन की मेन ब्रांच की प्रोफाइल खोलने लगा। उनकी लंदन ब्रांच का नाम क्लोथ्स विला था। शिवी ने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका सारा फोकस मुंबई की ब्रांच पर था। उसने तुरंत अपना सीवी एडिट किया और उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। उसके मेल का तुरंत जवाब आया और उसे 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसे देखने के बाद शिवी ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटक कर कहा, हद है यार, इन्होंने 1 हफ्ते बाद का टाइम दिया है। इतने दिनों में तो पापा के केस की पहली हियरिंग हो जाएगी। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी तरीके हैं, सिद्धांत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। उसने अपने फोन पर किसी को मैसेज छोड़ा और फिर शिवी से कहा, चलो लंच करने चलते हैं और हाँ, खुद को जितना स्टाइलिश तैयार कर सकती हो रात को कर लेना।
हमें उनके यहाँ जाना है। तुमने इतनी जल्दी कर भी लिया? शिवी ने हैरानी से पूछा। सिद्धांत ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह से उठा और शिवी की तरफ बिना देखे तेज आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है, जल्दी आओ अब। शिवी तुरंत उठी और सिद्धांत के पीछे जाने लगी। उसे भी जानना था कि सिद्धांत ने ये सब कैसे किया। रात के 9 बज रहे थे। शिवी अपने घर पर थी और कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने शोल्डर लेस ब्लैक ड्रेस पहनी थी जो कि बहुत छोटी थी। चेहरे पर हैवी मेकअप के साथ हॉट रेड लिपस्टिक लगाने के बाद उसने ब्लैक हाई हील्स पहनी। पूरी तरह तैयार होने के बाद उसने खुद को आईने में देखा। नेकलो होने की वजह से उसका क्लीवेज दिख रहा था। वो अपना ड्रेस ठीक करने की कोशिश करने लगी। सिड भी ना, जरूरी था क्या उसे मुझे मॉडल बताना? ये ऐसे कपड़ों में तो मैं कभी आर्या के सामने भी नहीं गई। ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है। शिवी बिल्कुल मॉडल की तरह दिख रही थी। वो आगे बोली, थैंक्स टू सिड, जो सब मैनेज हो गया। उन जैसे लोगों से मीटिंग होना भी बड़ी बात है। जैसे तैसे करके उस कंपनी में एंट्री मिल जाए, वही काफी होगा। शिवी ने अपनी ड्रेस की मैचिंग का बैग लिया। सिद्धांत से बात करने के लिए उसने अपना मोबाइल बाहर निकाला। शिवी उसे कॉल करती उससे पहले आर्य का वीडियो कॉल आने लगा। हे भगवान, इसे भी अभी कॉल करना था। शिवी ने कॉल उठाने से पहले खुद को आईने में देखा। वो इस समय बिल्कुल भी इस हालत में नहीं थी कि आर्य के सामने जा सके। उसने फोन को साइड में रखा और ड्रेस ऊपर करने लगी। ड्रेस टाइट होने की वजह से उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। आर्य का कॉल दूसरी बार आया तो मजबूरन शिवी को उसी हालत में कॉल पिक करना पड़ा। आर्य शिवी को पहली बार इस तरह देख रहा था। वो उसके कॉल रिसीव करते ही आंखें फाड़ कर उसे देखने लगा। मुझे फील हो रहा है कि मुझे तुम्हें नहीं जाने देना चाहिए था। मेरी एब्सेंस में इतना तैयार होकर, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? आर्य ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। शिवी नकली हंसी हंसते हुए बोली, तुम भी ना लंदन में रहते हो, डिजाइनर हो, तुमने इससे भी ज्यादा बोल्ड ड्रेस डिजाइन की होगी। तुम इस तरह रिएक्ट करोगे मैंने नहीं सोचा था। आर्य मुंह फुलाते हुए बोला, ऑफ कोर्स मेरा ऐसा रिएक्ट करना बनता है। तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। मेरे सामने तो दुनिया भर के कपड़े पहनकर आती थी, और अब जब यहाँ नहीं हो तो इतनी रिवीलिंग कपड़े पहनकर घूम रही हो। कुछ नहीं, बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। वहाँ लंदन में इतनी ठंड होती है तो इस तरह के कपड़े पहनने का चांस ही नहीं मिलता। अगर तुम्हें मुझे ऐसे देखना है तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। शिवी ने जवाब दिया। तभी उसे सिद्धांत की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने जल्दी में आर्य से कहा, ओके आई गॉट टू गो, मैं तुमसे आकर बात करती हूँ। आर्य के जवाब का इंतजार किए बिना ही शिवी ने कॉल कट कर दिया। उसने जल्दी से बैग उठाया और वहां से चली गई। वहीं आर्य शिवी के इस तरह कॉल करने पर अभी भी स्क्रीन की तरफ हैरानी से देख रहा था। लगता है तुम्हें इस तरह देखने के लिए अब तो सच में मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। वैसे ये वहाँ अपने पापा से मिलने गई है या दोस्तों के साथ पार्टी करने? आर्य ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, खैर ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। आर्य अपने लगेज के साथ खड़ा था। वो भी इंडिया जा रहा था। आर्य ने शिवी की बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट के लिए निकल गया। आर्य से बात करने के बाद शिवी अपना घर लॉक करके जल्दी से बाहर आई। सिद्धांत गाड़ी के बाहर खड़ा होकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसने शिवी को देखा तो उसकी नजरें उस पर से हट नहीं रही थी। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। शिवी के पास आने पर सिद्धांत ने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया। हाँ पता है मुझे। शिवी ने लापरवाही से जवाब दिया और कार में बैठने के लिए दूसरी तरफ गई। उसके बैठने के बाद सिद्धांत भी कार में बैठ गया। वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था जबकि शिवी सामने के मिरर में खुद को देख रही थी। वो अभी भी उन कपड़ों में काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ये सब जरूरी था क्या? I mean, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। पहले मैंने ये कभी नहीं किया। शिवी ने परेशान लहजे में कहा। तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या रोज रोज इस तरह किसी लड़की के साथ उनसे मिलने जाता हूँ? ये तो शुक्र मनाओ मेरा दोस्त वहाँ काम करता है, उसकी पोजीशन अच्छी है, तो पता चल गया कि उन्हें एक मॉडल की जरूरत है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारा फोटो शूट करवाकर उन्हें पोर्टफोलियो भेज सके। जैसे तैसे ये मीटिंग फिक्स की है। अब सब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम चीजों को कैसे हैंडल करती हो। सिद्धांत जो भी कह रहा था शिवी उसका मतलब बखूबी समझ रही थी। उसने मायूसी से कहा, हाँ जानती हूँ, इस तरह की लाइन में अक्सर सामने वाले को अपनी बॉडी के जरिए इंप्रेस करना होता है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सिद्धांत ने भी महसूस किया शिवी परेशान थी। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम रहने देते हैं। सिद्धांत गाड़ी रोकने को हुआ तभी शिवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। हमारे पास वैसे ही टाइम काफी कम है, मैं मैनेज कर लूंगी। बस मुझे बुरा फील हो रहा है। एक तो मैं उससे इतना सब कुछ छुपा रही हूँ, ऊपर से यहाँ निकलने से पहले उसका वीडियो कॉल आया था। अगर उसने मुझे इस तरह देखा तो मुझे फिर उससे झूठ बोलना पड़ा। शिवी ने उसे अपनी मायूसी की वजह बता दी। सिद्धांत ने रूखे तरीके से जवाब दिया, अगर तुम चाहती हो कि मैं आराम से इस केस पर काम करूं तो मेरे सामने अपने बॉयफ्रेंड का नाम मत लेना। अब जल्दी से अपना मूड ठीक करो, हम पहुंचने वाली हैं। शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी और खिड़की से बाहर देखने लगी। उन दोनों के बीच एक अजीब चुप्पी छाई हुई थी। लगभग 15 मिनट बाद वो दोनों डिजाइनिंग विला के ऑफिस पहुंच चुके थे। शिवी सिद्धांत के साथ ऑफिस के आगे खड़ी थी। वो बिल्डिंग लगभग 25 माले की थी और पूरी बिल्डिंग ही उनका ऑफिस था। बिल्डिंग देखकर ही शिवी को उनके नाम का अंदाजा हो गया। सिद्धांत ने ध्यान दिया, शिवी एकटक बिल्डिंग की तरफ देख रही थी। उसकी नर्वसनेस चेहरे से साफ पता लग रही थी। उसके चेहरे के भावों को पढ़ते हुए सिद्धांत ने कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही सच छुपाऊंगा। इस बिल्डिंग को देखकर ही तुम्हें पता लग गया होगा वो लोग कितने पावरफुल हैं। शिवी ने परेशान चेहरे के साथ सिद्धांत की तरफ देखकर पूछा, बिल्डिंग छोड़ो, उन्होंने जो किया उसकी बात से ही पता चल रहा है कि ये लोग खतरनाक हैं। हम अपने काम में सक्सेसफुल तो होंगे ना? इस बात पर तो मुझे भी डाउट है। जाने से पहले समझा देता हूँ, आजकल इतना सारा काम इस आदमी का बड़ा बेटा रोहन मलिक संभाल रहा है। अंदर वो भी मौजूद होगा। वो एक नंबर का विमेनाइजर इंसान है। तुम्हें बस उसे काबू करना होगा। लड़कियां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे कंट्रोल करने के बाद वो सारा सच आराम से उगल देगा। हम इनके खिलाफ कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, बट तुम्हारे पापा को बेगुनाह जरूर साबित करवा देंगे। जाने से पहले ही सिद्धांत ने शिवी को अंदर के हालात के बारे में सब कुछ समझा दिया। शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करने लगी।
जब उसे थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा तब सिद्धांत और शिवी बिल्डिंग के अंदर जाने लगे। वहाँ टेरेस पर उनकी प्राइवेट पार्टी हो रही थी। लिफ्ट के जरिए शिवी और सिद्धांत ऊपर टेरेस पर पहुंचे। वहाँ रेहान मलिक के अलावा उसके कुछ खास लोग और थे और काफी सारी लड़कियां आई हुई थी। उनमें से कुछ मॉडल्स थी और वो रेहान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। उन सभी लड़कियों ने काफी रिवीलिंग क्लोथ पहने थे। उन्हें देखने के बाद शिवी ने सिद्धांत से दबी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है इन लोगों के बीच मेरा काम बनेगा? आई मीन इनकी तरफ देखो, क्या जरूरत थी इन्हें अपनी बॉडी पर ये 4 धागे लपेटने की? ऐसे लग रहा है कुछ नहीं पहन रखा। हद होती है बेशर्मी की भी। उन सबको देखने के बाद शिवी को गुस्सा आ रहा था। इतनी सीरियस सिचुएशन में भी उसकी बातें सुनकर सिद्धांत के मुंह पर हंसी छूट गई। उसने खुद को नॉर्मल करके कहा, तभी मैंने तुमसे कहा था कि जितना बोल्ड बनकर आ सकती हो आना। डोंट वरी, ये अगर बिना कपड़ों के भी आएंगी तब भी तुम इनसे ज्यादा हॉट और ब्यूटीफुल लगोगी। सिद्धांत के शिवी को हॉट कहने पर शिवी उसकी तरफ घूरते हुए बोली, अगर यहाँ ये पार्टी नहीं चल रही होती तो इस बात के लिए मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती। शिवी ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और सिद्धांत के साथ आगे बढ़ने लगी। आगे एक बड़े से काउच पर रेहान 2-3 लड़कियों के बीच में बैठा था। उसके हाथ में रेड वाइन का ग्लास था। शिवी ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसने आईवी कलर का सूट पहना था। उसके शर्ट के ऊपर के 4 बटन खुले थे। वो दिखने में काफी हैंडसम था। कुछ भी कहो, बंदे में दम है। सिद्धांत ने शिवी से धीमी आवाज में कहा। क्या खाक दम है? शिवी ने मुंह बनाकर जवाब दिया, एक बार कभी मेरे वाले से मिलना, ये तो उसके सामने पानी भरता नजर आएगा। अपनी बात कहकर शिवी तेज कदमों से रेहान की तरफ बढ़ने लगी। सिद्धांत भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। पार्टी में वो शख्स भी मौजूद था जिसने सिद्धांत और शिवी को इनवाइट किया था। उन दोनों को वहाँ देखकर वो भी तुरंत उनके पास आ गया। मिस्टर मलिक, याद है मैंने आपको एक मॉडल से मिलवाने के लिए कहा था? ये वही है। उस आदमी ने रेहान के पास जाकर दबी आवाज में कहा। उसके कहते ही रेहान ने एक नजर शिवी को देखा। वो उसे बुरी तरह से ताड़ रहा था। उसके इस तरह देखने पर शिवी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी। शिवी ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो अपना इंट्रोडक्शन देती उससे पहले रेहान ने कहा, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, मुझे नहीं पता था इस पार्टी में इतनी खूबसूरत लड़की भी आने वाली है, वरना पार्टी को थोड़ा और प्राइवेट बना देता। उसने शिवी का हाथ पकड़कर उस पर हल्का सा किस किया और उसकी तरफ देखकर आंख मारी। मन तो कर रहा है इस कमीने का अभी मर्डर कर दूं। कंट्रोल शिवी कंट्रोल, बात पापा की है, अभी तो इससे बहुत काम निकलवाने हैं। शिवी मन ही मन अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रही थी। उसने पूरी देर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़ रखी थी। रेहान ने इशारे से अपने आसपास की लड़कियों को वहां से भेज दिया और शिवी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। आई एम शिवी। शिवी ने अपना नाम बताते हुए कहा तो रेहान कुछ देर उसे घूरता रहा। रेहान शिवी को देखकर उसकी खूबसूरती में खोस आ गया था। तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी बहुत ब्यूटीफुल है। मोहित ने सच कहा था, तुम्हें किसी भी तरह के पोर्टफोलियो या इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। रेहान ने मुस्कुरा कर कहा। फिर उसने मोहित की तरफ देखा जिसने उसकी मीटिंग फिक्स करवाई थी और उससे कहा, हमारा अगला एक्सक्लूसिव डिजाइन इसी के साथ शूट होगा। इसके साथ कल तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए और पुरानी मॉडल को कोई और प्रोजेक्ट दे देना। कहकर उसने मोहित को वहां से जाने का इशारा किया। मोहित रेहान का असिस्टेंट था। उसने उसकी बात पर हामी भरी और उन्हें वहां छोड़कर चला गया। सिद्धांत अभी भी उनके पास खड़ा था। रेहान ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, अब क्या तुम्हें अलग से कहूं? आई नीड सम स्पेस विद शिवी। सिद्धांत ने वहां से जाने से पहले शिवी की तरफ देखा। शिवी ने उसे इशारे से सब संभालने को कहा। सारा मामला शिवी पर छोड़कर सिद्धांत दूसरी तरफ चला गया। वो दूर से उन पर नजर रख रहा था। रेहान ने शिवी के लिए ड्रिंक तैयार की और उसकी तरफ बढ़ा दी। आई डोंट ड्रिंक, शिवी ने जवाब दिया, लेकिन रेहान ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे ग्लास पकड़ा दिया। कम ऑन बेबी, ये सब तो नॉर्मल है यहाँ। आई नो तुम डिफरेंट हो, तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है, पर यहाँ काम करने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत तो हमारे जैसा बनना होगा। रेहान ने जवाब दिया। मजबूरी में शिवी ने पूरा ग्लास खाली कर दिया। रेहान जो अब तक उससे थोड़ी दूर बैठा था वो अब शिवी के पास खिसकने लगा। उसने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसके पास आने की कोशिश करने लगा। एक्सक्यूज मी, आई वांट टू गो रेस्टरूम। शिवी उसे धकेलकर दूसरी तरफ हुई और नीचे के फ्लोर पर वॉशरूम की तरफ से जाने लगी। वाइन ज्यादा हार्ड नहीं थी, फिर भी शिवी को हल्का नशा हो रहा था। वही रेहान इन सब का अलग ही मतलब निकाल रहा था। रेस्ट रूम डायरेक्ट भी तो बोल सकती थी ना। ये तो सच में बहुत डिफरेंट है, लेकिन बहुत हॉट भी। रेहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने वाइन का एक और ग्लास खाली किया और वहां से शिवी के पीछे जाने के लिए निकल गया। सिद्धांत मोहित के साथ बातों में व्यस्त था। इस बीच उसे पता नहीं चला कि कब शिवी वहां से चली गई और उसके पीछे रेहान भी गायब हो गया। शिवी वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से नीचे के फ्लोर पर आ गई थी, मगर उसे नहीं पता था रेहान भी उसके पीछे आ रहा था। उसने शिवी को बाथरूम में जाते देखा तो तेज कदमों से चलते हुए वो भी उस बाथरूम में जाने लगा। ये मेरा सिर इतना भारी क्यों हो रहा है? शिवी के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने अपना सिर पकड़कर दूसरे हाथ से दरवाजे को पकड़ लिया। शिवी जैसे तैसे वॉश बेसिन की तरफ जा रही थी ताकि अपना मुंह धो सके। वो लड़खड़ा कर गिरने की वाली थी कि रेहान ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। रेहान शिवी के बिल्कुल करीब था और एक टक उसके चेहरे को देख रहा था। यू आर रियली वेरी ब्यूटीफुल बेबी, कहकर वो अपने होठ शिवी के होठों की तरफ बढ़ाने लगा। तभी शिवी ने उसे खुद से दूर ढकेल दिया और उसके गाल पर कसकर एक तमाचा लगा दिया। हाउ डेयर यू टू टच मी, वो जोर से चिल्लाकर बोली। रेहान शिवी की इस हरकत से बौखला गया। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो उठी थी। शिवी वहां से बाहर जाने लगी। तभी रेहान ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी बेबी। रेहान को आगे को कुछ भी करने या कहने का मौका मिलता उससे पहले उसके मुंह से जोरदार चीख निकली। शिवी ने उसके पेट में जोर से लात मारी। उसे संभालने का मौका भी नहीं मिला कि शिवी अपना अगला वार करने के लिए तैयार थी। उसने पेंसिल हील्स पहन रखी थी और अब वो उसके हाथ में थी। नो नो प्लीज नहीं, आई विल लेट यू गो। रेहान उल्टा अब खुद गिड़गिड़ा रहा था।
शिवी ने हील नीचे गिरा दी और उसके बाल खींचते हुए बोली, तुम नहीं, आई एम लीविंग यू। सही पहचाना तुमने, आई एम डिफरेंट। कहकर शिवी वहां से जाने को हुई, तभी उसके दिमाग में कुछ सूझा और वो उसकी तरफ पलट कर बोली, और हाँ, गलती से भी मेरे खिलाफ कुछ करने की सोचना भी मत। अगर ख्याल भी आया तो आज का ये स्पेशल ट्रीटमेंट याद कर लेना। आज तो तुम्हें छोड़ दिया है, अगली बार ऐसी हालत करूंगी कि अपना ये चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रहोगे। शिवी हल्के नशे में थी, फिर भी उसने खुद को काफी अच्छी तरह से संभाल रखा था। उसने अपनी हील्स हाथ में ली और धीरे कदमों से चलती हुई लिफ्ट की तरफ गई। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर उसने सिद्धांत को कॉल किया और उसे नीचे आने को कहा। कुछ ही देर में सिद्धांत शिवी के पास था। उसने देखा शिवी की हालत ठीक नहीं थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी थोड़े बेतरतीब हो रखे थे। तुम ठीक तो? उसने शिवी के दोनों कंधों को पकड़कर पूछा। शिवी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मुझे घर जाना है। शिवी की आवाज सुनकर सिद्धांत ने पूछा, तुमने ड्रिंक किया? देखो, तुम्हें जो पूछना है सुबह पूछ लेना, मुझे चक्कर आ रहे हैं। न केवल मैंने ड्रिंक किया है, बल्कि इस कंपनी के मालिक को पीटा भी है। उसने मेरे साथ वो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मन तो कर रहा था इस हील को उसके गले में चुभाकर उसकी जान ले लूं, पर नहीं, मुझे पापा के साथ रहना है, हमारे घर पर, ना कि किसी जेल में। शिवी ने धीरे से कहा और सिद्धांत का हाथ पकड़कर उसे कार की तरफ खींचने लगी। ये लड़के भी पूरी पागल है, रेहान मलिक। आई होप इससे मार खाने के बाद उसकी हालत ज्यादा खराब ना हुई हो। सिद्धांत ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा। उसने शिवी को संभालते हुए गाड़ी में बिठाया और उसे घर ले जाने लगा। कुछ ही देर में शिवी उसकी बगल वाली सीट पर आराम से सो रही थी। शिवी का घर आने के बाद भी सिद्धांत गाड़ी से बाहर नहीं निकला। वो गाड़ी में बैठे शिवी के चेहरे की तरफ देख रहा था। मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से जलन हो रही है। कॉलेज टाइम से ही तुम मुझे पसंद थी और अब तुम्हें कोई और ले गया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। सिद्धांत बोल रहा था, तभी शिवी ने अपनी एक आंख खोलकर कहा, बॉयफ्रेंड नहीं है वो, मेरा फियांसे है, शादी भी होने वाली है। शिवी ने अपना हाथ उठाकर सिद्धांत को अपनी अंगूठी दिखाई। उसे देखकर सिद्धांत मुस्कुरा दिया। तुम कब उठी? उसने पूछा। शिवी एक झटके में खड़ी हुई। उसने जवाब में कहा, जब तुम अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। इतना हक तो बनता है। सिद्धांत ने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड और तुम्हारी पर्सनैलिटी से कॉलेज में सब तुमसे इंप्रेस थे। मुझे भी तुम पर क्रश था, पर क्रश कभी नहीं मिलते, वो सिर्फ दूर से देखकर प्यार करने के लिए होते। शिवी को एहसास भी नहीं था कि वो नशे में क्या बोल रही थी। हाँ, मैंने सच में देर कर दी। खैर छोड़ो, अब इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते, वरना मुझे और जलन होगी। सिद्धांत गाड़ी से बाहर निकला। वो शिवी को भी बाहर निकालने लगा। शिवी ने उसके कंधे को पकड़ रखा था और अंदर जा रही थी। अंदर आने के बाद सिद्धांत ने उसे बेड पर लिटाया और खुद बाहर काउच पर आकर सो गया। सुबह के 10 बज रहे थे। आर्य देहरादून एयरपोर्ट से बाहर निकला। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। बाहर आते ही उसे सामने एक गाड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और आर्य का लगेज लेकर उसे गाड़ी के ट्रंक में रखने लगा। आर्य अंदर जाकर बैठ गया था। सामान रखने के बाद ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। आर्य वहां से अपने मामा के घर जाने के लिए निकल गया। ये गाड़ी उन्होंने ही उसके लिए भिजवाई थी। लगभग आधे घंटे में आर्य अपने मामा के घर पर था। घर पहाड़ी इलाके में होने की वजह से वहाँ काफी शांति थी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत था। आर्य गाड़ी से बाहर निकला और दबे कदमों से अंदर जाने लगा। उसने देखा बंधन सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। बंधन चिल्लाते हुए बोली, ओके मामी, शाम को मिलते हैं। उसे आर्य के आने का पता नहीं था। वो अपने फोन में देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी किसी से जा टकराई। आर्य को सामने देखकर बंधन के शब्द मुंह में ही अटक गए और वो खुश होकर उसके गले लगते हुए बोली, आपने बताया क्यों नहीं? आप आ रहे हो। पहले बता देता तो पता कैसे चलता कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से ज्यादा अपने फोन में रहता है। आर्य ने बंधन का सिर सहलाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, खुद तो पूरे दिन फोन में लगे रहते हो और मुझे डांट रहे हो। बंधन उससे अलग हुई और उसे घूर कर देखने लगी। देखो, बोल भी कौन रहा है? मेरे पास आते ही तुमने मेरा फोन छीन लिया था। आर्य की बात सुनकर बंधन ने मुंह बनाया। वो दोनों आपसी नोक झोंक में लगे थे। तभी आर्य के मामा और मामी वहां आए। उन दोनों को साथ देखकर उन दोनों के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। दोनों बच्चों को फिर से साथ देखकर कितना अच्छा लग रहा है। उसके मामा देवेश जी ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हो। बंधन के यहाँ रहते हुए कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे बच्चे नहीं हैं। आर्य ने हमारी सूनी गोद को भर दिया। कभी कभी महसूस होता है कि इन दोनों को अलग करके हमने गलत किया। उसकी मामी प्रतिभा मायूस होकर बोली। देवेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और सहलाते हुए कहा, तुम बार बार ये बातें क्यों करती हो? हमने आर्य को यहाँ से नहीं भेजा था। अपने घर जाने का फैसला उसी का था। चलो अब अपना मूड ठीक करो, वरना तुम्हें परेशान देखकर वो भी परेशान हो जाएगा। प्रतिभा ने उनकी बात पर हामी भरी और मुस्कुराते हुए आर्य की तरफ बढ़ी। उन्हें देखते ही आर्य ने उन दोनों के पैर छुए। इस बंदरिया ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? आर्य ने बंधन को परेशान करने के लिए कहा। बिल्कुल नहीं, ये घर पर होती है तो रौनक लगी रहती है। अब तो तुम भी आ गए, ऐसे लगता है जैसे परिवार पूरा हो गया। प्रतिभा जी ने मुस्कुरा कर कहा और प्यार से आर्य के सिर पर हाथ फेरा तो बंधन ने मुंह बनाकर जवाब दिया, हाँ, कोई इन्हें समझाइए कि अकेले रहने से लाइफ अच्छी नहीं होती, वो सबके साथ बितानी पड़ती है। स्पेशल मोमेंट बनाने के लिए स्पेशल लोगों का होना जरूरी होता है। जब देखो अकेले रहते हैं। वो बाहर की तरफ देखने लगी। उसे बाहर कोई नहीं दिखाई दिया तो उसने कहा, मुझे लगा आप भाभी के साथ आ रहे हो। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद उसे भी ले आऊंगा। तुम कॉलेज जा रही हो? उसे तैयार देखकर आर्य ने पूछा। बंधन ने हामी से हिलाया। उसके हामी भरने के बाद आर्य ने कहा, ठीक है फिर चलो, आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे भी तो पता चले कि मेरी बहन सच में एक अच्छी डॉक्टर बनने वाली है या वहाँ भी सिर्फ मोबाइल यूज करने के लिए जाती है। तुम कल चले जाना इसके साथ, आज थक गए होंगे, इतना लंबा सफर था, थोड़ी देर आराम कर लो। देवेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं मामू, उसकी जरूरत नहीं है, मैं आकर आराम कर लूंगा। वैसे भी यहाँ बहुत काम है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ ज्यादा आराम करने का टाइम मिलेगा। आर्य ने जवाब दिया,
ओह, तो इस बार भी तुम काम के सिलसिले में आए हो। हमें लगा कि तुम हमसे मिलने के लिए आए हो। प्रतिभा बोली। हाँ मामी, आप इन्हें कसकर डांट लगाइए। मैं तो हर बार कह कहकर थक जाती हूँ, इन्हें हमारी याद ही नहीं आती। बंधन के कहते ही आर्य उसकी तरफ घूर कर देखने लगा तो उसने अपने होठों पर उंगली लगा ली। मैं बंधन को कॉलेज ड्रॉप करके आता हूँ, आकर बात करते हैं। आर्य ने जवाब दिया और बंधन के साथ बाहर आ गया। बंधन और आर्य कॉलेज जाने के लिए चले गए। प्रतिभा आर्य के आने से काफी खुश थी। वो उसकी पसंद का खाना बनाने के लिए किचन में चली गई तो वहीं देवेश जी भी उनके साथ जुटे थे। सुबह के 11 बज रहे थे। शिवी अब तक सो रही थी तो वहीं सिद्धांत की आंख भी देरी से खुली थी। उठते ही उसने टाइम देखा तो जल्दी से उठा। ओह गॉड, इतनी देर कैसे हो गई? एक तो ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा, ऊपर से इतनी देर तक सोना। सिद्धांत उठा और शिवी को जगाने के लिए गया। वो अभी भी रात वाले कपड़ों में आराम से सो रही थी। सिद्धांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जगाने लगा। शिवी, शिवी उठो, वी आर लेट। क्या है तुम्हारे? शिवी ने नींद में ही कहा। मुझे और कुछ देर सोना है, तुम्हें जो करना है करो। आई नीड टू स्लीप। और तुम्हारे पापा, उन्हें बाहर नहीं निकलवाना? निकलवाना है, पर कोई अच्छा प्लान लेकर आना। मैं उस रेहान मलिक के पास नहीं जाना चाहती। शिवी ने जवाब दिया और एक तकिया अपने मुंह पर ले लिया। सोते रहो, सिद्धांत ने मुंह बनाकर कहा और वहां से अपने घर को चला गया। ड्रिंक करने की वजह से शिवी के सिर में काफी तेज दर्द हो रहा था। वो सिद्धांत के जाने के बाद भी सोई रही। बंधन और आर्य देहरादून मेडिकल कॉलेज के आगे थे। बंधन वहाँ MBBS 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। आर्य के आने की वजह से आज उसे आने में देर हो गई थी। आर्य ने गाड़ी के अंदर से ही कॉलेज को एक नजर देखा और फिर बंधन से कहा, कॉलेज तो काफी अच्छा है, पर मुझे थोड़ा डाउट है कि तुम डॉक्टर बन पाओगी या नहीं। आप बार बार मुझे क्यों परेशान करते रहते हैं? अब तो आपको परेशान करने के लिए पर्सनल बंदी भी मिल गई है। बंधन ने मुंह बनाकर कहा। हाँ तो उसे भी तंग करूंगा ना। तुम दोनों को तो खुश होना चाहिए। आर्य सिंह ओबरॉय, जो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता, वो तुम दोनों को इतना प्यार करता है। वैसे तुम्हें बता दूं कि शिवी भी इंडिया आई हुई है। मेरा काम हो जाए फिर हम तीनों साथ में आउटिंग के लिए चलेंगे। जैसे ही आर्य ने बताया बंधन उसके गले लग गई। ओह भाई, आप कितने अच्छे हो। वो खुश होकर बोली। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। अब क्या यहीं बैठे रहने का इरादा है या अपना कॉलेज भी दिखाओगी? अरे जरूर। बंधन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो बाहर आ गई। आर्य और बंधन अंदर जा रहे थे। बंधन ने उसे कॉलेज टूर कराया और उसके बाद अपनी बैचमेट से मिलवाया। उसकी बैचमेट्स आर्य को ही घूर रही थी। ये सब मुझे इस तरह क्यों दिख रही है? आर्य ने बंधन के पास आकर दबी आवाज में पूछा। मेरा भाई है ही इतना हैंडसम कि सारी लड़कियां उस पर फ्लैट हो गई। वैसे ये सब की सब एक नंबर की स्पॉइल्ड ब्रेड है, आप इन पर ज्यादा ध्यान मत दो। बंधन ने जवाब दिया और फिर अपनी बैचमेट से कहने लगी। हाँ तो जैसा कि मैंने बताया, ये मेरा भाई है। पहले तो तुमने इस बारे में नहीं बताया, अचानक तुम्हारा भाई कहाँ से आ गया? इन्हें पहले नहीं देखा? उनमें से एक लड़की ने पूछा। ये लंदन में रहता है। डोंट वरी, आज तुमने इन्हें पहली बार देखा है, लेकिन आगे भी देखने का मौका मिलेगा। मैं इनकी शादी में तुम सबको जरूर इनवाइट करूंगी। जैसे ही बंधन ने आर्य के एंगेज होने की बात बताई, उनके दोस्तों का मुंह बन गया। कुछ टाइम बंधन के साथ स्पेंड करने के बाद आर्य घर पहुंचा। उसने प्रतिभा जी और देवेश जी के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड किया। शाम को बंधन के आने से पहले ही आर्य वहां से अपने जरूरी सामान के साथ वापस जाने लगा। हमें लगा कि तुम कुछ दिन यहाँ रुकोगे, जाने से पहले एक बार बंधन से तो मिल लेते। प्रतिभा जी ने कहा। टाइम नहीं था, तभी उसे कॉलेज छोड़ने गया और उसके साथ वही टाइम स्पेंड कर लिया। वैसे मैं इंडिया में ही हूँ, मेरा काम हो जाने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। आर्य ने जवाब दिया। आर्य ने उन्हें बाय बोला और उनके गले लगकर गाड़ी में बैठकर जाने लगा। जाने से पहले उसने किसी को कॉल किया और कहा, मैं मुंबई आ रहा हूँ। आई वांट सारी प्रिपरेशन मेरी आंखों के सामने हो और किसी तरह की कोई कमी ना हो। कहकर आर्य ने कॉल कट कर दिया। एक दिन बाद एली के केस की हियरिंग थी और आर्य सारा मामला खुद ही संभालना चाहता था, इसलिए वो समय से पहले ही मुंबई जा रहा था। सिद्धांत के जाने के बाद शिवी लगभग 12 बजे के करीब बिस्तर से उठी। उसका सिर अभी भी भारी था। शिवी ने अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाई और पीने लगी। फीलिंग बेटर नाउ। कॉफी पीने के बाद शिवी नहाने चली गई। वो जल्दी से तैयार हुई और सिद्धांत की लॉ फर्म जाने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया। कुछ देर बाद शिवी वहां पहुंची तो सिद्धांत किसी केस के लिए बाहर गया हुआ था। मिस्टर शुक्ला को उसके आने का पता चला तो उन्होंने उसे अपने कैबिन में बुलाया। हेलो अंकल। शिवी ने उनके कैबिन में जाकर मुस्कुरा कर कहा। बैठो। उन्होंने शिवी को बैठने का कहा और अपनी फाइल बंद कर दी। अच्छा तुम्हें पता है उस रात क्या हुआ था? शिवी ने ना में सिर हिला दिया। नंदिनी ने हमेशा उसे इन सबसे दूर रखा और कहीं ना कहीं शिवी खुद भी इस बारे में नहीं जानना चाहती थी। फिर तुम कैसे कह सकती हो मिस्टर अय्यर बेगुनाह है? क्योंकि मैंने उस रात उन्हें घर में देखा था। मैं अपना स्टेटमेंट कोर्ट में भी दूंगी। शिवी ने सख्ती से जवाब दिया। अच्छी बात है, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें सेट के साथ काफी बार देखा है। अपना करियर बनाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। एक क्रिमिनल का साथ देने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। मिस्टर शुक्ला शिवी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी शिवी बीच में बोल पड़ी। लेकिन एक बेगुनाह को सजा दिलाने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। बी इन योर लिमिट्स। मिस्टर शुक्ला ने गुस्से में कहा। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलिए। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। बोलते हुए शिवी खड़ी हो गई। मिस्टर शुक्ला भड़क गए। ओह रियली? और तुमने मेरे ही बेटे को उसके पापा के खिलाफ कर दिया, उसका क्या? तो ये बोलिए ना, आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि सिड मेरा साथ दे रहा है? शिवी चिल्लाकर बोली। उनके बीच की बहस बढ़ती जा रही थी और आवाज कैबिन के बाहर तक आ रही थी। इस बीच सिद्धांत वहां पहुंचा और उसने उनके कैबिन से आ रही आवाजों को सुना। वहीं दूसरी तरफ से उसका बड़ा भाई लक्षित भी वहीं आ गया। आज फर्म में जंग किसके बीच छिड़ी हुई है? डैड की आवाज से साफ है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। लक्षित बोला। सिद्धांत उसकी बात का कोई जवाब देता तभी उसके कानों में शिवी की आवाज पड़ी। उसकी आवाज सुनकर सिद्धांत दौड़कर मिस्टर शुक्ला के कैबिन की तरफ भागा।
लक्षित भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। उधर शिवी और मिस्टर शुक्ला के बीच बहस जारी थी। सिद्धांत को देखते ही शिवी बोली, लो ये भी आ गया, इन्हें बताओ सिर्फ, मैं तुम्हें इनके खिलाफ नहीं कर रही हूँ। तुम कर रही हो। जब से इसने उस क्रिमिनल का केस अपने हाथ में लिया है, आए दिन हमारे घर में कलेश होता है। तुमने हमारे घर की शांति भंग कर दी है। मिस्टर शुक्ला चिल्लाए। दोनों को आपस में बहस करता देख लक्षित ने हंसकर कहा, अरे वाह, यहाँ तो सच में जंग छिड़ी हुई है। भाई तुम 2 मिनट के लिए अपने एंटरटेनमेंट को छोड़कर डैड को शांत कराने पर फोकस करोगे? सिद्धांत ने चिढ़कर कहा। तभी शिवी फिर बोलने लगी, अच्छा मैंने आपके घर की शांति भंग कर दी है? और आपका क्या मिस्टर शुक्ला, आपकी वजह से मेरे बेगुनाह पापा को सजा हो गई। मैं कितनी उम्मीदों के साथ आपके पास आई थी और रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे पापा का केस अपने हाथों में ले लें, लेकिन आपने साफ मना कर दिया। मैं आपको अपना रोल मॉडल मानती थी। आज यहाँ पर खड़ी होकर मैं शिव नंदिनी अय्यर ये कहती हूँ कि आज से आप मेरे रोल मॉडल नहीं है। जैसे ही शिवी ने अपनी बात खत्म की, सिद्धांत और लक्षित के साथ साथ मिस्टर शुक्ला भी उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देख रहे थे। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे ऐसे बोल रही हो? मैंने आज तक कभी झूठ के लिए केस नहीं लड़ा, ना ही कभी पैसों को तवज्जो दी। तुम्हारे पापा के इतना सब करने के बावजूद मैंने हमेशा तुमसे प्यार से बात की, और तुम हो कि मुझे अपना रोल मॉडल मानने से इनकार कर रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मिस्टर शुक्ला शिवी के साथ बच्चों की तरह बहस कर रहे थे। शिवी या मिस्टर शुक्ला दोनों में से कोई बोल पाता, उससे पहले सिद्धांत जोर से चिल्लाकर बोला, आप दोनों चुप हो जाइए। शिवी, तुम जितनी एनर्जी इस बहस में वेस्ट कर रही हो, उतनी अपने पापा को बेगुनाह साबित करने में करोगी तो बेहतर रहेगा। और डैड, आप अपनी बहस को कोर्ट रूम के लिए संभाल कर रखिए। लक्षित बोला। शिवी और मिस्टर शुक्ला दोनों ने ही एक दूसरे से नजरें घुमा ली। सिद्धांत शिवी का हाथ पकड़कर उसे अपने कैबिन में ले जाने लगा, तो वहीं लक्षित दांत दिखाते हुए हंस रहा था। तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे? पहले ही उस लड़की ने बहस करके मेरा दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से तुम भी खीखी करके हंस रहे हो। मिस्टर शुक्ला का सारा गुस्सा लक्षित पर निकल गया। लक्षित ने कुछ नहीं कहा, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और वहाँ से बिना कुछ बोले बाहर चला गया। शिवी का मूड सही करने के लिए सिद्धांत उसे बाहर लेकर गया, तो वहीं मुंबई पहुंचने के बाद आर्य सीधा मिस्टर शुक्ला के लॉ फर्म पहुंचा। शिवी से बहस होने के बाद उसका मूड खराब हो चुका था। मिस्टर शुक्ला और आर्य दोनों कैबिन में एक साथ बैठे थे। आर्य शांति से अब तक की केस रिपोर्ट पढ़ रहा था, तभी उसका ध्यान विकास शुक्ला की तरफ गया, जो अपना गुस्सा शांत करने के लिए स्ट्रेस बॉल को प्रेस कर रहे थे। इज एवरीथिंग फाइन मिस्टर शुक्ला? आर्य ने पूछा। कुछ भी ठीक नहीं है। वो उसकी बेटी एक नंबर की बदतमीज लड़की है, मुझसे आकर बहस कर रही है कि मैंने उसके बेगुनाह बाप को सजा दिलवा दी। अच्छा, तो उसे अभी भी इस बात की गलतफहमी है कि उसके पापा बेगुनाह है। आपको उसको मुझसे मिलवाना चाहिए था, फिर मैं उसे बताऊंगा कि उस रात क्या हुआ था। आर्य के चेहरे पर गुस्सा था। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने उससे कहा था कि तुम्हें उस बारे में पता है भी या नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है, और वो बेवकूफ लड़की कुछ जानना भी नहीं चाहती। सब गलती उसकी माँ की है, जो उसने अपनी बेटी के बारे में सोचकर उसे कुछ भी नहीं बताया और इन सबसे दूर रखा। उसे पता होना चाहिए उसका बाप कितना गिरा हुआ है, तब वो कोर्ट रूम में उसका साथ देने के बजाय उसके खिलाफ खड़ी होती। मिस्टर शुक्ला गुस्से में काफी कुछ बोल गए। आर्य ने कहा, कोई बात नहीं, वो कब तक इन सबसे दूर भागेगी? आप बता रहे थे वो यहाँ आई हुई है, अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट रही तो उसे भी सच पता चल जाएगा। मुझे तो अपने बेटे पर गुस्सा आ रहा है। वो उस लड़की का साथ दे रहा है, वो उस बदतमीज लड़की से प्यार करता है, ऊपर से वो आकर मुझसे कहती है कि मैं आपको अपना रोल मॉडल मानने से इनकार करती हूँ। आर्य ने उन्हें पानी का ग्लास पकड़ाया। आप शांत हो जाइए मिस्टर शुक्ला, मैंने आपको कभी गुस्से में नहीं देखा। पूरी केस रिपोर्ट पढ़ने के बाद आर्य ने आगे कहा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कोर्ट का पहला फैसला भी आ चुका है, फिर पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है जो उसने केस रीओपन करवाया। डोंट वरी, हम उसे संभाल लेंगे। मिस्टर शुक्ला ने उसकी बात पर हामी भरी। मिस्टर शुक्ला को परसों मिलने का बोलकर आर्य अपने होटल रूम के लिए निकल गया। दूसरी ओर शिवी सिद्धांत के साथ एक कैफे में बैठी हुई थी। दोनों वहाँ कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। शिवी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। रेहान वाला प्लान तो सुपर फ्लॉप हो गया, अब हम क्या करेंगे? शिवी ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर पूछा। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने बताया भी नहीं कल क्या हुआ था। ऊपर से तुम मेरे ऑफिस में मेरे डैड से बहस कर रही थी। सीरियसली शिवी, ये सब करने का भी राइट टाइम नहीं है। एक तरफ आर्य मिस्टर शुक्ला को शांत करवा रहा था, वहीं दूसरी तरफ शिवी अब भी दुखी और गुस्से में थी। वहीं शिवी और मिस्टर शुक्ला की बहस सुनने के बाद सिद्धांत भी काफी इरिटेट हो गया था। कल रात को उस गधे ने जबरदस्ती मुझे ड्रिंक करवा दी। वहां तक तो ठीक था, मैं एक वाइन के ग्लास को झेल सकती हूँ, बस उस बंदे को नहीं। वो मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। उससे पीछे छुड़ाकर मैं वॉशरूम में गई तो वहां भी मेरे पीछे आ गया और फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। उसके बाद फिर मैंने उसको थोड़ा सा पीट दिया। शिवी ने सिद्धांत को सिरे से सब कुछ बता दिया। उसकी बातें सुनने के बाद सिद्धांत ने अपना सिर पकड़ लिया। आगे से तुम मुझसे पूछे बिना किसी से बहस नहीं करोगी। तुम्हारी आदत है बेवजह पंगों में पड़ने की। फिलहाल हमारे लिए तुम्हारे पापा सबसे जरूरी है, और इस केस की हियरिंग पर हम कैसे भी करके आगे की डेट लेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारा स्टेटमेंट लिखा दूंगा ताकि तुम डैड के सवालों का सामना कर सको। सिद्धांत शिवी को सब कुछ समझा रहा था। मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बजाय अगर मैं लॉयर होती तो अब तक तुम्हारे डैड को हरा भी चुकी होती। देखा नहीं आज की बहस के बाद कैसे बच्चे जैसा मुंह बनाकर बैठे थे। शिवी ने हंसकर कहा, तो वही सिद्धांत ने भी अपना सिर पकड़ लिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मुझे वापस जाना है और केस की तैयारी करनी है। तुम घर चली जाओ और खुद को परसों के लिए तैयार कर लेना। सिद्धांत ने बिल पे किया और वहां से वापस फर्म में चला गया। तो वहीं शिवी भी वहां कुछ टाइम बिताने के बाद वापस अपने घर चली गई। अगला दिन सबका नॉर्मल तरीके से बीता। शिवी सिद्धांत के भेजे हुए स्टेटमेंट को पढ़कर उसके हिसाब से मिस्टर शुक्ला का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। तो वहीं मिस्टर शुक्ला और सिद्धांत अपनी अपनी तरफ से कोर्ट केस की तैयारी कर रहे थे। आर्य ने जानबूझकर शिवी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। वो उसे इस कोर्ट केस के निपटने के बाद मिलना चाहता था।
एक लंबा दिन बीतने के बाद अगला दिन सबके लिए परेशानी भरा था। कोर्ट की हियरिंग सुबह 11 बजे की थी और तय समय पर सभी वहां पहुंच चुके थे। शिवी ट्रैफिक में फंसने की वजह से अब तक वहां नहीं पहुंच पाई थी। हियरिंग शुरू होने से पहले सिद्धांत रूम के बाहर शिवी से कॉल पर बात कर रहा था। मैंने तुमसे कहा था तुम टाइम से आ जाना, तुम्हें पहले निकलना चाहिए था। तुम मुंबई ट्रैफिक को जानती नहीं हो क्या? शिवी एक कैब में बैठी थी। उसने जवाब में कहा, अब मुझे क्या पता था इतना सब कुछ हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से टाइम पर ही निकली थी। एक तो ये ट्रैफिक और ऊपर से ये बेमौसम बारिश। शिवी ने अपना हाथ बाहर निकाला और बारिश की बूंदों को महसूस करने लगी। तुम्हारा बारिश की बूंदों से खेलना हो गया तो कैसे भी करके टाइम पर कोर्ट पहुंचो, यहाँ सब आ गए हैं। कहकर सिद्धांत ने कॉल कट कर दिया। अगले 5 मिनट में केस हियरिंग शुरू हो चुकी थी। जज साहब के आने पर सभी लोग उनकी रिक्वेस्ट में खड़े हो गए। आर्य मिस्टर शुक्ला के पास बैठा था। उसने एक नजर सिद्धांत की तरफ देखा और फिर शिव अय्यर की तरफ। उसके चेहरे पर गहरी नफरत के भाव थे और आंखों में नमी थी। वो लड़की कहाँ है? I mean, इसकी बेटी, क्या उसे अपनी गलती का एहसास हो गया इसलिए वो यहाँ नहीं आई? उनके आसपास किसी भी लड़की को ना देखकर आर्य ने दबी आवाज में मिस्टर शुक्ला से पूछा। लगता है उसे आने में देर हो गई होगी। मिस्टर शुक्ला ने धीमी आवाज में जवाब दिया। केस रिपोर्ट पढ़ने के बाद जज साहब ने सधे हुए लहजे में कहा, केस की कार्रवाई शुरू की जाए। केस की ब्रीफिंग देते हुए मिस्टर शुक्ला बोले, माय लॉर्ड, आज हम सेशन कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज करने वाले मिस्टर शिव अय्यर के केस को खारिज करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 20 फरवरी 2021 को एली हैरिंगटन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद मिस्टर शिव अय्यर ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। सेशन कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा दी। आज इनकी सजा को चैलेंज करते हुए केस रीओपन किया गया है। मामला बहुत साफ है जज साहब। कल्प्रिट ने खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल किया है। उसके बावजूद इस केस को बार बार रीओपन करवाकर कोर्ट का टाइम वेस्ट किया जा रहा है। उम्मीद है इस हियरिंग में ही सब कुछ साफ हो जाए ताकि बार बार कोर्ट का और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्या आपके पास कोई ऐसा ठोस सबूत या गवाह है जिससे आप साबित कर पाए उस रात मिस्टर शिव अय्यर ने मिस एली का मर्डर नहीं किया था? जज साहब ने सिद्धांत की तरफ देखकर पूछा। यस सर, मेरे पास एक आई विटनेस है जिन्होंने वारदात के टाइम मिस्टर शिव अय्यर को अपने घर पर देखा था। वैसे भी फुटेज के अंदर जिस किसी ने उन पर हमला किया था वो एक मास्क वाला आदमी था। सिद्धांत बोल ही रहा था कि तभी मिस्टर शुक्ला ने बीच में कहा, जिसकी हाइट से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक बिल्कुल मिस्टर शिव अय्यर से मैच होती है। बाकी बातें जाने देते हैं सर, ये खुद अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता बाकी चीजें मैटर करती होंगी। ये ऐसा किसी के दबाव में आकर कह रहे हैं सर। मेरी विटनेस बस पहुंचती होगी। एक्चुअली वो ट्रैफिक में फंस गई है। सिद्धांत ने शिवी की तरफ से बहाना बनाया। मतलब इन लोगों के लिए टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। पहले बार बार केस रीओपन कर कोर्ट का टाइम वेस्ट करना और अब आई विटनेस भी यहाँ नहीं है। मिस्टर शुक्ला ने कहा, हम उनका कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। क्या आपको आइडिया है वो कब तक आएंगे? जज साहब ने पूछा। जवाब में सिद्धांत ने ना में सिर हिला दिया। उधर आर्य की आंखें शिव अय्यर पर जमी हुई थी। दिस इज टोटली रिडिकुलस। इस आदमी को तो उसी टाइम फांसी पर लटका देना चाहिए था। आर्य नफरत भरी निगाहों से शिव अय्यर की तरफ देख रहा था। उसी वक्त उनकी निगाह भी उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। आर्य को उससे नफरत हो रही थी इसलिए उसने भी अपनी नजरें घुमा ली। लगभग 15 मिनट बाद शिवी वहां पहुंची। वो भाग कर आई थी, इस वजह से बारिश में उसके कपड़े गीले हो चुके थे। मेरी विटनेस आ गई है सर। जैसे ही सिद्धांत ने कहा, आर्य ने नजरें घुमाकर दूसरी तरफ देखा। सिद्धांत के आगे आ जाने की वजह से वो उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। जज साहब के बुलाने पर शिवी कटघरे में खड़ी हुई। उसका चेहरा जज की तरफ था। शिवी ने अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा, मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने उस रात अपने पापा को घर पर देखा था। मुझे अच्छे से याद है, मौसम खराब होने की वजह से नेटवर्क सही नहीं था और मैं बाहर की तरफ आई। पापा उस टाइम बाहर स्टोर रूम में थे और इधर उधर टहल रहे थे। वो काफी परेशान थे। क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि आपने उस रात अपने पापा को घर पर देखा था जिस वक्त वो वारदात हुई थी? जज साहब ने पूछा। शिवी ने ना में सिर हिला दिया। उसने कुछ पल रुककर कहा, सबूत तो इस बात का भी नहीं है कि जिस रात उन दोनों पर हमला हुआ था तब वहाँ मेरे पापा मौजूद थे। उस आदमी ने मास्क पहन रखा था। फिर ये यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मेरे पापा ने ही उन पर हमला किया? अरे उन दोनों ने ठीक से देखा तक नहीं कि उन पर हमला किसने किया। आपने उनका बैकग्राउंड चेक किया या नहीं? सब यहाँ मेरे पापा पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि उस रात उन दोनों पर हमला ही क्यों किया गया? क्या उन दोनों की उसमें कोई गलती नहीं थी? उनकी किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी की सजा मेरे पापा को मिल रही है। शिवी इमोशन में आकर काफी कुछ बोल गई। बोलते हुए उसकी नजर मिस्टर शुक्ला की तरफ गई तो वहीं उसे अपने सामने आर्य नजर आया। जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली, अचानक शिवी का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। शिवी कोर्ट रूम में आर्य को देखकर हैरान रह गई थी। वो खोई हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। तभी मिस्टर शुक्ला की आवाज से उसका ध्यान टूटा। मैं मिस अय्यर से फिलहाल कुछ नहीं पूछना चाहता। शिवी सिद्धांत के पीछे वाली चेयर पर आकर बैठ गई। उसका ध्यान आर्य की तरफ था। तभी मिस्टर शुक्ला ने कहा, योर ऑनर, आज यहाँ अदालत में वो शख्स भी मौजूद है जो इस हादसे का इकलौता गवाह है। मैं मिस्टर आर्य ओबरॉय की बात कर रहा हूँ जिन्हें मारने के लिए इतनी गहरी साजिश को अंजाम दिया गया। मिस्टर शुक्ला ने आगे आकर कहा। मिस्टर शुक्ला की बातें सुनने के बाद शिवी को पता चल गया था कि आर्य वहाँ क्या कर रहा है। आर्य अपनी जगह से उठा और आगे विटनेस बॉक्स में गया। मिस्टर ओबरॉय, आपका स्टेटमेंट पहले ही रिकॉर्ड हो गया, पर मैं चाहता हूँ कि आज आप पूरी बात कोर्ट के सामने रखें। यहाँ मौजूद हर शख्स को इस बात का पता चलना चाहिए कि उस रात इस इंसान ने किस हद तक दरिंदगी की हदें पार की थी। मिस्टर शुक्ला का इशारा शिवी की तरफ था। वो अब तक इस बात से अनजान थी कि उस रात जो भी हुआ वो आर्य और एली के साथ हुआ था। सब पता चलने के बाद वो नम आंखों से आर्य की तरफ देख रही थी। आर्य ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उसने एक नजर शिवी की तरफ देखने के बाद जज की तरफ देखकर कहा, मैं अपना बिजनेस इंडिया में सेटल करना चाहता था, जहाँ की एक डिजाइनिंग कंपनी डिजाइनिंग विला उस समय फाइनेंशियली काफी सफर कर रही थी। कंपनी इतने घाटे में जा रही थी कि लोन न चुका पाने की वजह से गवर्नमेंट ने उसे सेल करने का डिसीजन लिया। मैंने ऑक्शन में सबसे ज्यादा बिड लगाई
और कंपनी की मुंबई ब्रांच को खरीद लिया। उसे खरीदने के बाद मुझे पता चला कि उसकी लंदन में भी एक और ब्रांच है, तो भी घाटे में जा रही थी। इतना कहकर आर्य ने एक गहरी सांस ली और आगे बोला, मैंने वहां की कंपनी के ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदे और कंपनी का सेकंड हाईएस्ट शेयर होल्डर बन गया। वहां का शेयर होल्डर बनने और यहाँ की कंपनी खरीदने के बाद मुझे पता चला इंडियन ब्रांच के अंडरवर्ल्ड से रिलेशन है। उनमें से कुछ लोग इनोसेंट थे तो कुछ इस काम में इन्वॉल्व थे। इस कंपनी में काम करने वाले लोग काफी ज्यादा थे। मुझे नहीं पता था उनमें कौन सही है कौन गलत। मेरे पास एक ही रास्ता था, उन सबको हटाना, और मैंने वही डिसीजन लिया। मुंबई की ब्रांच में अपना काम शुरू करने के लिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड एली हैरिंगटन के साथ यहाँ आया हुआ था। उस रात हम दोनों रोड पर बातें करते हुए चल रहे थे, तभी पीछे से किसी शख्स ने मेरे सर पर वार किया। एली ने उससे फाइट बैक करने की कोशिश की, वो मुझे बचा रही थी। तभी उसने उस रात उसे निशाना बनाया। वो शायद मुझे भी मार देता, लेकिन भीड़ इकट्ठा होने की वजह से अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। आर्य ने शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी कहानी सुना दी। इसके बाद मिस्टर शुक्ला ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, उसके बाद हादसे की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली गई और मामले की तफ्तीश की गई। पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि 2 दिन के बाद ही मिस्टर शिव अय्यर ने आकर सरेंडर कर दिया। उन्होंने सारे गुनाह का जिम्मा अपने सर ले लिया। पूरी बातचीत सुनने के बाद जज साहब ने एक बार फिर सभी सबूतों और पिछले सारे स्टेटमेंट को पढ़ा। उसके बाद उन्होंने सिद्धांत से कहा, क्या आपके पास मिस शिव नंदिनी अय्यर के स्टेटमेंट के अलावा कोई पुख्ता सबूत है जिससे आप साबित कर सके कि उस दिन रात को मास्क के पीछे मिस्टर अय्यर नहीं थे? सिद्धांत की नजरें झुकी हुई थी। शिवी के स्टेटमेंट के अलावा उनके पास और कोई सबूत नहीं था। आपको इस बारे में कुछ कहना है मिस्टर अय्यर? क्या आप अब भी अपने स्टेटमेंट पर कायम हैं? जज साहब ने शिव की तरफ देखकर पूछा। उन्होंने बिना कुछ कहे ना में सिर हिला दिया। उनके ना कहने के बाद जज साहब ने आगे कहा, सारे सबूत और बयानों को सुनने के बाद यह कोर्ट मिस्टर शिव अय्यर को उनके वकील को 10 दिन का टाइम और देती है। इन 10 दिनों के अंदर उन्होंने शिव अय्यर को बेगुनाह साबित कर दिया तो ठीक है, वरना उनकी सजा बढ़ा दी जाएगी। साथ ही कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए उनके ऊपर जुर्माना अलग से लगेगा। केस की अगली हियरिंग 10 दिन बाद होगी। अपना डिसीजन सुनाने के बाद जज साहब वहां से खड़े हुए और चले गए। उनके जाते ही पुलिस शिव अय्यर को वहां से ले गई। वहीं उन सब के जाने के बाद आर्य ने शिवी की तरफ गुस्से में देखा और वहां से बाहर जाने लगा। सिद्धांत शिवी से बात करने के लिए उसकी तरफ मुड़ रहा था, तभी शिवी दौड़कर आर्य के पीछे जाने लगी। इसे क्या हो गया? ये उसके पीछे क्यों जा रही है? सिद्धांत ने हैरानी से कहा और वहां पायल्स अपने असिस्टेंट के भरोसे छोड़कर शिवी के पीछे जाने लगा। आर्य कोर्ट रूम से बाहर आ गया था। शिवी भी उसके पीछे थी। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। शिवी ने उसके सामने जाकर कहा, मैंने सुना तुम्हारा स्टेटमेंट। तुम तो यहाँ अपने पापा से मिलने आई थी। एक और झूठ शिवी, किस लिए? हाँ, बार बार पूछता रहा कि कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही। एक बार कोर्ट रूम में सबके सामने ये कहने से पहले सोच लेती कि उस रात मेरे और एली के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए तुमने तो हमें ही गुनहगार बता दिया। आर्य ने इमोशनल होकर कहा। उसके दिल में गुस्से से ज्यादा दर्द इस बात का था कि शिवी ने उससे एक बार फिर झूठ बोला था। मुझे नहीं पता था उस रात जो भी हुआ वो तुम दोनों के साथ हुआ था। शिवी अपनी तरफ से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, तभी आर्य ने बीच में कहा, अच्छा, तो उस रात हमारी जगह कोई और होता तब भी गलती तुम्हारे पापा की बजाय उन्हीं की होती। सही है तुम्हारा। मुझे नहीं पता था तुम इस शख्स की बेटी हो, वरना। आर्य बोलते हुए रुक गया। वो दोनों बातें कर रहे थे। तब तक सिद्धांत भी वहां आ चुका था। वो शिवी के पास जाकर बोला, तुम इसे कैसे जानती हो? बताओ इसे शिवी, तुम मुझे कैसे जानती हो? आर्य ने सर दिलहसे में कहा, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं ही बता देता हूँ। मेरे पापा ने कुछ नहीं किया आर्य। अचानक शिवी बोली, मुझे कोई बहस नहीं करनी। जितना जल्दी हमारे बीच सब कुछ शुरू हुआ था, सोचा नहीं था उतनी ही जल्दी सब कुछ खत्म भी हो जाएगा। आर्य ने सख्ती से कहा, लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था तुम हम दोनों के बीच एली को कभी नहीं आने दोगे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शिवी की आंखों में आंसू आ गए थे। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि ये आखिरी बार होगा जब मैं एली से जुड़ा हुआ कोई काम खत्म करूंगा। मुझे नहीं पता था इन सब के बीच हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। आर्य की आंखें भी नम हो गई थी। वो शिवी से और देर बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने शिवी को अपने हाथ से साइड किया और वहां से जाने लगा। शिवी अभी भी दौड़कर उसके पीछे जा रही थी। तभी सिद्धांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये है वो लड़का जिसके साथ तुम शादी करने वाली हो? हमें पता नहीं चला। केस तो किसी पीटर के नाम से फाइल। सिद्धांत और शिवी को अब सब समझ में आ चुका था। केस पीटर के नाम से था, इसलिए आर्य के बारे में शिवी को पता नहीं चला था। लेकिन शिवी ने कहा, चलिए सिद्धांत, ये सही टाइम है इन सब के बारे में पूछने का। वो जा रहा है, मुझे उसे रोकना है। वो नहीं रुकेगा। उसकी जगह कोई और होता तो वो भी नहीं रुकता। उसे टाइम दो। सिद्धांत ने कहा, नहीं, वो ब्रोकन है, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। शिवी ने सिद्धांत का हाथ झटका और दौड़कर जाने लगी। उसने देखा कुछ देर चलने के बाद आर्य ने एक कैब हायर की। शिवी ने भी तुरंत एक टैक्सी पकड़ी और आर्य के पीछे जाने लगी। कुछ देर बाद आर्य होटल पहुंच गया था। शिवी भी उसके पीछे थी। वो होटल रूम में पहुंचकर अपने कमरे में गया। उसे शिवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने शिव अय्यर का चेहरा घूम रहा था। गुस्से में आर्य ने अपना हाथ वहां लगे आईने पर मारा। आर्य ने गुस्से में अपना हाथ आईने में दे मारा था। आईना टूटने के साथ ही आर्य का हाथ खून से भर गया। उसे कांच के टुकड़े लग गए थे। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैं बार बार पूछता रहा तुमसे, हर बार कहता रहा, अब मत छुपाना कुछ भी। इतना प्यार किया, अपनी एली की जगह दी। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम तो उसके लायक ही नहीं थी कभी। जो शख्स एक बार झूठ बोल सकता है वो बार बार तकलीफ देगा। तुमने भी वही किया मिस अय्यर। तुम्हारे पापा ने उस रात एली की जान ली थी, पर मुझे मारने से चूक गए।
उनके बाद तुम मुझे पल पल मार रही हो। आर्य टूटे हुए कांच में अपना अक्स देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और फिलहाल के लिए उसे खुद को संभाल पाना मुश्किल साबित हो रहा था। शिवी होटल पहुंच चुकी थी। उसने रिसेप्शनिस्ट से आर्य का रूम नंबर पूछा और उससे मिलने के लिए ऊपर आई। जैसे ही शिवी कमरे में पहुंची, वहाँ कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसकी नजर आर्य के हाथ पर गई। शिवी ने दौड़कर आर्य को गले लगा लिया। छोड़ दो मुझे, तुम्हारे पापा की तरह मुझे तुमसे भी नफरत होने लगी है। आर्य खुद को शिवी से दूर करने लगा, लेकिन शिवी ने उसे और कसकर पकड़ लिया। ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें सब सच बताने वाली थी। मैं बस यही चाहती थी कि पापा को बेगुनाह साबित करवाने के बाद तुम दोनों को मिल पाऊं। जैसे ही शिवी ने कहा, आर्य ने उसे एक झटके में खुद से दूर कर दिया। और मेरे रहते हुए वो दिन कभी नहीं आएगा मिस अय्यर। बेहतर होगा चली जाओ यहाँ से। नहीं, तुम कितनी भी नफरत कर लो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। शिवी की बात सुनकर आर्य दर्द में भी हल्का सा हंसा। बाप जख्म देता है और बेटी उस पर मलहम लगाने आती है। सही है, कितना भी कर लो, मैं उस इंसान को छोड़ने वाला नहीं। वो बेगुनाह है एंड आई विल प्रूव दिस। मैं उन्हें रिहा करवा कर रहूंगी। शिवी ने इस बार सख्ती से कहा। उसकी बातें सुनकर आर्य को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए गहरी सांस लेकर शांत लहजे में कहा, फॉरगेट एवरीथिंग। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? शिवी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके हामी भरने के बाद आर्य ने कहा, ठीक है, फिर तुम्हें मेरी बनना पड़ेगा। मेरी मतलब सिर्फ मेरी। हम एली के कातिलों को सजा दिलाएंगे और उसके बाद शादी करेंगे। मैं भूल जाऊंगा कि तुम उस शख्स की बेटी हो, तो तुम्हें भी ये भूलना होगा कि वो तुम्हारा बाप है। शिवी ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम गुस्से में हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो बेगुनाह है। तुम नहीं समझ रही हो, इन सब में हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। आर्य ने चिल्लाकर कहा। वो शिवी से बहुत प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। हमारा रिश्ता खत्म नहीं होगा। जब मैं सब सच साबित कर दूंगी, तब तुम्हें भी समझ आ जाएगा और सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मेरी नजरों में वो शख्स गुनहगार है। उसके बयान के अलावा भी बहुत से सबूत उसके खिलाफ मिले। अगर तुमने उस इंसान को रिहा करवाया, तो मेरी तरफ से ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं एक ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो मेरी अली के कातिल को सजा दिलाने के बजाय उसे बाहर निकलवाए। और मुझे नहीं लगता कि उस शख्स को सजा होने के बाद तुम भी मेरे साथ रह पाओगी। हर हाल में हम दोनों का रिश्ता खत्म होना है। शिवी आर्य की बातों को बखूबी समझ रही थी। वो सही कह रहा था। जीत किसी की भी हो, लेकिन हार उनके रिश्ते की ही होनी थी। शिवी और आर्य एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। अचानक ना जाने क्या सोचकर दोनों ने एक साथ अपनी सगाई की अंगूठी निकाली। आर्य का ध्यान शिवी के हाथ की तरफ गया। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट थी। तो तुम समझ गई हो कि हमारा रिश्ता नहीं बचेगा, फिर भी तुम इसे दांव पर लगाना चाहती हो? आर्य ने कहा। शिवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आर्य उसके पास आया और उसके हाथ से अपनी पहनाई अंगूठी ले ली और साथ ही शिवी की पहनाई अंगूठी उसने उसके हाथ पर रखते हुए कहा, जाओ शिवी, मैंने तुम्हें हर बंधन से आजाद किया। अब तुम बिना किसी फिक्र के उस गुनहगार को बाहर निकलवाने के लिए एफर्ट्स कर सकती हो। मैं भी देखता हूँ सच जीतता है या झूठ। कोई भी जीते, हम दोनों ही सुकून से नहीं रह पाएंगे। शायद फिर कभी हमें बात करने का मौका ना मिले। हम कभी एक दूसरे से नजरें भी ना मिला पाए। मुझे तुम्हें ये कहने का भी मौका ना मिले कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बोलते हुए शिवी के शब्द अटकने लगे। वो जोर जोर से रो रही थी। जाने से पहले शिवी एक बार आर्य को गले लगाना चाहती थी। वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी आर्य कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर शिवी तुरंत वहां से चली गई। आर्य के रूखे बर्ताव की वजह से शिवी टूट गई थी। वो होटल से बाहर निकली तो काफी तेज बारिश हो रही थी। शिवी के आंसू बारिश में धुल रहे थे। आर्य ने खिड़की से उसे जाते हुए देखा। इतनी बारिश में मत जाओ शिवी। अचानक उसके मुंह से निकला। उसकी आंख से भी आंसू बह निकले। क्यों मुझे और सजा दे रही हो तुम? मैं पहले ही काफी कुछ सह चुका हूँ। इतनी मुश्किल से आगे बढ़ने का सोचा था, लेकिन तुम्हारे पापा ने एक बार फिर मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। आर्य को संभालने वाला वहां कोई नहीं था। उसने खुद को नॉर्मल करने के लिए अपने सूटकेस में से कपड़े निकाले और नहाने चला गया। वहीं दूसरी तरफ शिवी अभी भी रोड पर चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। पहले पापा, उसके बाद मामा, और अब तुम भी मुझे छोड़कर चले गए ना। तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? रिश्ता तोड़ दिया। क्यों आर्य? शिवी रोते हुए बड़बड़ा रही थी। तभी उसके पास एक कार रुकी। वो सिद्धांत की कार थी। वो शिवी की मोबाइल लोकेशन निकालकर उस तक पहुंचा था। शिवी की हालत ठीक नहीं लग रही थी। वो जल्दी से बाहर निकला और उसे गाड़ी के अंदर बिठाया। क्या कहा उसने? सिद्धांत ने पूछा। शिवी ने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे कर दिया। उसकी उंगली खाली थी। तो उसने सगाई तोड़ दी? सिद्धांत ने गहरी सांस लेकर कहा। बुरा मत मानना, पर यह सब कुछ तुम्हारे पापा की वजह से हो रहा है। तुम्हें जाकर उनसे बात कर लेनी चाहिए। अब बात तुम्हारी जिंदगी पर आ गई है और उन्हें सच बताना होगा। शिवी ने सख्त आवाज में कहा। मुझे अभी पापा से मिलना है। क्या तुम अरेंज करवा सकते हो? हाँ, हियरिंग तक हम कभी भी उनसे मिल सकते हैं। हमें कोई रोक टोक नहीं होगी। सिद्धांत ने जवाब दिया और गाड़ी स्टार्ट की। कुछ देर बाद वो दोनों जेल में थे, जहां मिस्टर शिव अय्यर को रखा गया था। सिद्धार्थ ने जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी की। उसके बाद उन दोनों को मिस्टर अय्यर से मिलने की इजाजत मिल गई थी। कमरे में अंदर जाने से पहले शिवी ने सिद्धांत से कहा, मैं अकेले में उनसे मिलना चाहती हूँ। सिद्धांत ने हाँ में सिर हिलाया और वहीं बाहर बैठ गया। कुछ मिनटों में शिवी अपने पापा के सामने बैठी थी।
जिद मत करो शिवी, और वापस चली जाओ। शिव ने उसे वहां देखते ही कहा। शिवी की हालत देखकर उन्हें दया आ रही थी। उसके बाल और कपड़े गीले हो गए थे। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल थी। मैंने आपसे कहा था मैं पीछे नहीं हटने वाली, और अब तो मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। शिवी ने सख्ती से जवाब दिया। आर्य सिंह ओबरॉय, आप उसे मुझसे भी पहले से जानते हैं। मैं ये बात नहीं जानती थी। तुम उसे कैसे जानती हो? मिस्टर अय्यर ने हैरानी से पूछा। याद है, कुछ दिन पहले मैंने आपको अपनी सगाई होने की बात बताई थी, और साथ ही ये भी कहा था आपको बेगुनाह प्रूफ करके मैं आपको उससे मिलवाऊंगी। वो वही लड़का है जिस पर हमला करने का आरोप आप पर लगा है। आपको सच बताना होगा पापा। कोई भी लड़का एक मर्डरर की बेटी से शादी नहीं करना चाहेगा। अपने लिए ना सही, मेरे लिए सच बता दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप ऐसे ही चुप रहे तो मैं मेरे आर्य को हमेशा के लिए खो दूंगी। आर्य के बारे में बताते हुए शिवी ने मिस्टर अय्यर के सामने सच में हाथ जोड़ दिए और जोर जोर से रोने लगी। शिव अय्यर ने उसके हाथ पकड़कर नीचे किए, फिर वो उठकर खड़े हुए और शिवी को गले लगाकर सहलाने लगे। उसने मुझसे सगाई तोड़ दी है। वो चाहता है आपको सजा हो जाए। इन सब के चक्कर में मेरा रिश्ता दांव पर लग गया। शिवी रोते हुए उन्हें सब बता रही थी। शिव अय्यर ने अब तक खुद को काफी अच्छे से संभाल रखा था, लेकिन अब शिवी को रोते हुए देखकर उनकी हिम्मत टूटने लगी। उनकी आंखों में भी आंसू थे। शिवी उनसे अलग होकर बोली, प्लीज बता दीजिए, मेरी खुशी की खातिर। शिव ने उसकी बात पर हामी भरी। उनके हाँ कहते ही शिवी ने सिद्धांत को अंदर बुला लिया। आज पहली बार वो सच बताने के लिए राजी हुए थे। आपने वो सब नहीं किया था ना मिस्टर अय्यर? सिद्धांत ने पूछा। मैं करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, पर मैं मजबूर था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। शिव ने बुझी आवाज में जवाब दिया। शिवी ने हैरान होकर पूछा, ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने इतना बड़ा इल्जाम अपने सर लिया, ये जानते हुए भी कि इन सब के बाद मेरी और मामा की लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी? सच जानने के बाद शिवी को काफी हैरानी हो रही थी और साथ ही उसे उन पर गुस्सा भी आ रहा था। तभी अचानक शिव अय्यर ने अपनी चुप्पी तोड़ी। मैंने तुम्हारी मॉम के साथ लव मैरिज की थी। ये बात ना तो उसके घर वालों को अच्छी लगी और ना ही मेरे घर वालों को। शादी के बाद उन लोगों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। बहुत मुश्किल से मुझे एक अच्छी नौकरी मिली थी। नंदिनी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मैंने उसके हिसाब से एक बड़ा घर बनवाया। उसे खुश करने की हर एक कोशिश की। इस सब के चक्कर में मैंने काफी सारे लोन ले लिए थे। उसके बाद तुम पैदा हुई। नंदिनी की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से डॉक्टर्स ने तुम्हें 5 साल तक उनके ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहा था। तुम्हें याद नहीं होगा, पर 5 साल तक रेगुलर तुम्हारा ट्रीटमेंट चलता रहा। शिव उन्हें सब कुछ सिरे से बता रहे थे। तभी शिवी ने उनकी बात के बीच में कहा, तो क्या आपने ये सिर्फ पैसों के लिए किया? एक बार बता देते, हम वो घर बेच देते, रेंट पर रहने चले जाते, मैं जॉब करने लगती, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती थी। इतना बड़ा डिसीजन लेने की क्या जरूरत थी? सिद्धांत हैरान होकर बोला। लेकिन आपकी सिचुएशन देखकर कभी लगा नहीं कि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आई मीन, शिवी अच्छे कॉलेज में पढ़ी है, आपका घर भी काफी अच्छा है। सबको ये लगता था आपकी लाइफ काफी अच्छे से चल रही है। शिव ने बुझी हुई आवाज में कहा, हाँ, क्योंकि नंदिनी ने कभी जाहिर ही नहीं होने दिया। कुछ दिनों बाद कंपनी घाटे में चली गई। मेरी भी तबीयत खराब होने लगी। तभी मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मैं थोड़े दिनों का ही मेहमान हूँ। मैंने ये बात अपने बॉस को बताई तो उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया। उन्होंने साथ ही ये भी वादा किया कि वो तुम्हें और नंदिनी को अच्छी लाइफ देंगे। उन्होंने मेरी सर्जरी करवाने का भी वादा किया। मेरे बचने के चांसेस काफी कम थे, फिर भी मैंने रिस्क लिया और अनफॉर्चुनेटली वो सर्जरी सक्सेसफुल भी हो गई। आप 6 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर नहीं थे, इसका मतलब आप सर्जरी के लिए बाहर गए थे? शिवी ने हैरानी से पूछा। शिव ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैं बच गया। अब मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी को मार सकूं। इसलिए मेरी ही हाइट और वेट वाले आदमी को ढूंढा गया। उसे मेरे कपड़े और घड़ी वगैरह दी गई ताकि वो मास्क पहनकर काम को अंजाम दे सके। उसने उन दोनों पर हमला करने के बाद सारा सामान घर पर छुपा दिया, और ये जानने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने हमला क्यों करवाया होगा। बेचारा आर्य बेवजह इन सब में फंस गया। सिद्धांत ने मायूसी के साथ कहा, उन्होंने सिर्फ हमला करने की बात कही थी। मुझे नहीं पता था वो उस लड़के को जान से मारने वाले हैं। उसे बचाने के लिए उस रात वो लड़की। बोलते हुए शिव रुक गए। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। काश मैं कभी हाँ ही नहीं कहता। फिर भी वो दोनों नहीं बच पाते मिस्टर अय्यर, आप नहीं तो कोई और सही। सिद्धांत ने कहा। शिवी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। उसके पापा बेगुनाह थे, वो उन्हें नहीं छोड़ सकती थी। क्या आप ये सब बातें कोर्ट के सामने कहेंगे? अचानक शिवी ने मिस्टर अय्यर से पूछा। शिव ने जवाब में ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं कोर्ट में अपना बयान नहीं दे सकता। तुम इन लोगों को जानती नहीं हो। अगर मैंने अपना बयान बदला तो सबसे पहले तो तुम्हें या नंदिनी को मार देंगे। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मिस्टर ओबरॉय के सामने सब सच बता सकता हूँ, ताकि वो तुम्हें ना छोड़े। वो यकीन नहीं करेगा, उसे सबूत चाहिए। शिवी ने जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है वारदात के इतने टाइम बाद हमें कोई सबूत मिलेगा? सिद्धांत ने कहा। उसकी बात सुनकर शिवी ने मिस्टर अय्यर से पूछा, क्या आप उस आदमी को जानते हो जिसने आपकी जगह जाकर उन दोनों पर हमला किया था? उसके बारे में तो कंपनी का बॉस ही जानता है। उन तक पहुंचना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कंपनी की सीसीटीवी फुटेज भी वो लोग संभाल कर रखते हैं। उस फुटेज में उन सभी दिनों की फुटेज जरूर होगी जब मैंने उसे अपनी तरह चलना, बोलना और बाकी सब चीजें सिखाई थी। मिस्टर अय्यर ने जवाब दिया। हमें कैसे भी करके फुटेज तक पहुंचना होगा, साथ ही उस आदमी को ढूंढना होगा। अब वही है जो पापा को बेगुनाह साबित कर सकता है। शिवी सोचते हुए बोली, और इसके लिए हमारे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है।
आर्य बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो भी चुप नहीं बैठेगा। सिद्धांत ने जवाब दिया। हाँ जानती हूँ, लगता है इन सबके बीच मेरी मुलाकात फिर से आर्य सिंह ओबरॉय से होने वाली है, जो पहली बार मुझे इंडियाना में मिला था। शिवी ने गहरी सांस लेकर कहा। मिस्टर अय्यर से बात करने के बाद शिवी को हल्का महसूस हो रहा था। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि वो बेगुनाह है। उनसे विदा लेने से पहले शिवी उनके गले लगी और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको छुड़ा लूंगी। शिवी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। मिस्टर अय्यर उससे अलग हुए। वो उन लोगों के साथ काम कर चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। शिवी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें सच जानना था, मैंने बता दिया। अब यहाँ से चली जाओ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं आखिरी सांस तक इसी बयान पर अड़ा रहूंगा। वो कांस्टेबल के साथ वहां से जा चुके थे। उनकी बातों ने सिद्धांत और शिवी दोनों को चौंका दिया। मैं आर्य से बात करके देखूं? सिद्धांत ने शिवी की तरफ देखकर पूछा तो शिवी बोल पड़ी, रियली तुम मेरे लिए बात क्यों करोगे? तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि हम दोनों का रिश्ता टूट गया। शिवी ने उसकी तरफ घूर कर देखा। हाँ खुशी तो होनी चाहिए, पर न जाने क्यों हो नहीं रही। वैसे तुम्हें बता दूं कि वो डैड से मिलने ऑफिस आया था। अब जब डेट आगे बढ़ गई है तो वो वापस जरूर आएगा। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती सिद्धांत। मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि अनजाने में ही सही मैंने उसको कसूरवार समझा। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा जब मैंने कोर्ट में वो सब स्टेटमेंट दिया। शिवी ने नजरें झुकाकर कहा, कोई बात नहीं, उससे माफी मांग लेना। हाँ पर उससे पहले तुम्हें अपने कपड़े बदलने होंगे, इन पर कीचड़ भी लगा। सिद्धांत वहां से जाते हुए बोला। शिवी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। सिद्धांत ने शिवी को उसके घर ड्रॉप किया। उसने शाम को उसे अपने ऑफिस बुलाया था ताकि फिर से रेहान मलिक से जुड़े लोगों से मिलने जा सके। घर आने के बाद शिवी फ्रेश होने के लिए चली गई। आज का दिन उसके लिए काफी थकावट भरा था। नहाने के बाद वो लेट गई और उसे कुछ देर के लिए नींद आ गई। वो सोकर उठी तब तक शाम के 4 बज रहे थे। ऑफिस पे जाना है यार, बोल दूंगी सिद्धांत से। इस बार मैं रेहान मलिक के यहाँ उस तरह से तैयार होकर बिल्कुल नहीं जाने वाली। आर्य पहले से ही मुझसे नाराज है। उसने मुझे वैसे कपड़ों में देखा तो रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। शिवी तैयार होते हुए खुद से बातें कर रही थी। उसने शॉर्ट वाइट स्ट्रिप्ड फ्रॉक पहना था। उसने अपने बालों में हेयर बैंड लगाकर उन्हें खुला छोड़ दिया। वो उस लुक में काफी क्यूट लग रही थी। शिवी ने एक कैब ली और वहां से सिद्धांत की लॉ फर्म जाने के लिए निकल गई। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात सबसे पहले आर्य से हुई। वो भी उसी वक्त वहां आया था। शिवी ने उसके हाथ की तरफ देखा तो उसकी चोट पर पट्टी बंधी हुई थी। वहीं आर्य भी शिवी की तरफ देख रहा था। शिवी उससे बात करने के लिए उसके पास जाने लगी, लेकिन आर्य ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और अंदर चला गया। तो शिवी बुदबुदाई, प्रॉब्लम क्या है इस लड़के की? जब देखो भाव खाता रहता है। थोड़ा रूड रहे तो चलता है, लेकिन नहीं, उसे तो अपनी कंजी आंखों से मुझे घूर कर देखना होता है। देखना नहीं, डराना होता है। उसने गुस्से में बड़बड़ा कर कहा और पैर पटकती हुई अंदर जाने लगी। लेकिन अंदर आने के बाद वहां का नजारा देखकर शिवी हैरान रह गई। वहीं आर्य भी उसके पास खड़ा वहां देख रहा था। लॉ फर्म का सारा स्टाफ वहां वेटिंग एरिया में काम कर रहा था। ये सारे बाहर क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? यहाँ तो बहुत ज्यादा मैस फैला है। शिवी ने उसे देखते ही कहा। आर्य ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसने वहीं से तेज आवाज में कहा, मिस्टर शुक्ला, वी नीड टू टॉक। उसके फिर से इग्नोर करने की वजह से शिवी को गुस्सा आ रहा था। करो तुम्हें जितना इग्नोर करना है, सिर्फ के मामले में तुम आगे हो तो मैं भी कम नहीं हूँ, शिवी ने अपने मन में कहा और फिर वहीं से सिद्धांत को आवाज लगाई, सिड, मुझे तुम्हारे पास आना है। मैं कैसे आऊँ? बस 2 मिनट रुको शिवी, मैं पियोन से बोलकर रास्ता क्लियर करवाता हूँ। सिद्धांत ने जवाब दिया। शिवी ने ये सब आर्य को जलाने के लिए किया था। उसने तेज आवाज में सिद्धांत को थैंक्स कहा और फिर मुस्कुराकर आर्य की तरफ देखा। आर्य ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मिस्टर शुक्ला और सिद्धांत की बेंच पास में लगी हुई थी। सिद्धांत ने रास्ता क्लियर करवाया तो शिवी के पीछे पीछे आर्य भी वहां चला गया। वहां काफी मेस होने की वजह से कोई भी कुर्सी खाली नहीं थी। सिद्धांत की बेंच के पास सिर्फ एक चेयर खाली थी। जैसे ही शिवी उस पर बैठने को हुई, आर्य ने उसे खींचकर अपनी तरफ कर लिया। आर्य की चेयर खींचने की वजह से शिवी नीचे गिर गई। वो गुस्से में उसे देख रही थी। साथ ही उसे वो दिन याद आ रहा था जब पहली बार वो आर्य से मिली थी और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से चिढ़ रहे थे। हाँ तो मिस्टर शुक्ला, हमें आगे की तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि केस आगे नेक्स्ट हियरिंग तक फिर टल जाए। आर्य ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं बैठने वाली थी और तुमने मुझे गिरा दिया। शिवी उसके पास जाकर चिल्लाई, तुमने ही तो कहा था तुम पुराने आर्य को मिस कर रही हो। बाय द वे कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी विश पूरी हो गई। याद है ना, पुराना आर्य तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आर्य ने उसकी तरफ बिना देखे कहा। उन दोनों की बातें सुनकर मिस्टर शुक्ला हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। वो शिवी और आर्य के रिश्ते से अनजान थे। उनकी नजरों को समझते हुए आर्य ने कहा, ये मेरी एक्स फियांसे है। उसने जानबूझकर एक्स शब्द पर जोर दिया। उसकी बातें सुनकर शिवी की आंखें नम हो रही थी। सिद्धांत ने शिवी के उतरे हुए चेहरे को देखा तो उसका मूड सही करने के लिए वो शिवी के पास आकर बोला, तुम मेरी चेयर पर बैठ जाओ, मैं खड़े रहकर मैनेज कर लूंगा। वैसे भी काफी देर से बैठा हूँ। शिवी सिद्धांत की चेयर पर जाकर बैठ गई। वो टेबल पर झुका हुआ था और लैपटॉप में शिवी को कुछ दिखा रहा था। इन सब में सिद्धांत का चेहरा शिवी के कंधे के बिल्कुल पास था। आर्य ने नजरें बचाकर उन दोनों की तरफ देखा। सिद्धांत को शिवी के इतने पास देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। आर्य ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। ये जानबूझकर मुझे जेलस फील करवाने की कोशिश कर रही है। कम ऑन आर्य, कंट्रोल योरसेल्फ। आर्य जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगा। मिस्टर शुक्ला के पास किसी का कॉल आने की वजह से वो 2 मिनट के लिए बाहर गए थे। तो वहीं उनके बाहर जाने के बाद आर्य अकेला बोर हो रहा था। उसने अपनी चेयर सिद्धांत की टेबल की तरफ खिसका ली। व्हाट? सिद्धांत ने उसकी तरफ घूर कर देखा। तुम इस तरह मेरी टेबल पर नहीं आ सकते हो। हाँ तो तुम दोनों कौन सा काम कर रहे हो? आर्य ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर शिवी का ध्यान सिद्धांत की तरफ गया जो उसके काफी करीब था। शिवी जल्दी से उससे दूर खिसक गई। चल कुकड़ा कहीं का, शिवी ने धीरे से कहा। तुम दोनों कितनी भी कोशिश कर लो, उस इंसान को मैं सजा दिला करूंगा। इन सब के चक्कर में मेरा भी बहुत नुकसान होने वाला है।
लेकिन उसने जो किया है उसकी सजा उसे भुगतनी होगी। आर्य ने सख्त लहजे में कहा। तभी मिस्टर शुक्ला वापस आ गए। उनके आते ही आर्य ने फिर से अपनी चेयर उनकी टेबल के पास ले ली। सिद्धांत और शिवी अपनी तरफ से केस पर काम कर रहे थे तो मिस्टर शुक्ला और आर्य अपनी तरफ से। दूसरी तरफ जिम अपने ऑफिस में बैठा था। उसे इस बात का पता था कि आज शिवैयर की सुनवाई होने वाली है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि शिवी और आर्य दोनों ही मुंबई पहुंच चुके हैं। वो अपने काम में बिजी था। तभी उसके पास एक कॉल आया। ये कॉल उसके मुंबई ब्रांच के मालिक मिस्टर गौरव मलिक का था। जिम ने कॉल उठाते ही कहा, मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था। गौरव फट पड़ा। मेरे कॉल का वेट करने से पहले खुद के घर में क्या चल रहा है उसका पता लगा लेते तो अच्छा रहता। वो लड़की आज कोर्ट रूम में क्या कर रही थी? तुम्हें अंदाजा भी है उसने क्या किया? उसने अपने बाप के पक्ष में गवाही दी है। गौरव मलिक ने गुस्से में कहा। वो अपने घर के काउच पर बैठा था और उसके हाथ में शराब का ग्लास था। क्या? लेकिन शिवी वहां कब पहुंची? जिम ने हैरानी से पूछा। गौरव चिल्लाया, इस बात का पता तुम्हें होना चाहिए। वो तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। उस लड़की को छोड़ो। आर्य सिंह ओबरॉय तक कोर्ट में मौजूद था। उसका वहां होना हमारे लिए अच्छी न्यूज नहीं है। जिम ने जवाब दिया, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। उसके साथ जो भी हुआ उसके बाद वो इन सब मामलों में नहीं पड़ेगा, लेकिन शिवी वो हमारे लिए खतरा बन सकती है। शिवी के वहां होने की वजह से उसको भी बहुत गुस्सा आ रहा था। गौरव मलिक ने गुस्से से कहा, मैंने तो पहले कहा था उस लड़की को मार देते हैं। उसे पहली बार देखकर ही मुझे एहसास हो गया था, आज नहीं तो कल वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो मुझे अपनी प्रॉब्लम को रास्ते से हटाना अच्छे से आता है। इस बार कोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए वो। जिम ने अपनी तरफ से ऑर्डर पास किया। उसने सीधे सीधे शिवी को मारने के लिए कह दिया था। गौरव मलिक से बात करने के बाद जिम ने कॉल कट कर दिया। वो कुछ सोच रहा था, साथ ही एक हाथ से पेपर वेट घुमा रहा था। तरस आता है तुम्हारी किस्मत पर आर्य सिंह ओबरॉय। लगता है तुम्हारी लाइफ में लेडी लव नहीं लिखा हुआ। पहले एली और अब शिवी। मुझे नंदिनी से बात करनी होगी। उसे पता होना चाहिए शिवी इंडिया में है, ताकि बात कभी भी मुझ तक ना आए। शिवी इंडिया पहुंच गई है, ये सुनकर जिम गुस्से से पागल हो उठा था। कुछ देर बाद वो अपनी चेयर से उठा और नंदिनी के कैबिन में जाने लगा। नंदिनी अपने कामों में लगी थी। जिम उसके पास गुस्से में जाकर बोला, तुम्हें अंदाजा भी है शिवी का है? मुझे नहीं पता था। तुम उसे लेकर इतनी केयरलेस हो जाओगी कि वो कब कहाँ होती है तुम्हें पता तक नहीं होता। इसमें पता क्या करना है? शिवी आर्य के ऑफिस में काम करती है तो अपने ऑफिस में ही होगी ना। नंदिनी ने लापरवाही से कंधे उचकाकर जवाब दिया तो जिम ने कहा, आई विश ऐसा ही हो। अभी थोड़ी देर पहले मेरे किसी आदमी ने उसे मुंबई में देखा है। तुम जानती भी हो आज शिव की हियरिंग थी और तुम्हारी बेटी वहां मौजूद थी। उसने अपना स्टेटमेंट तक दिया है। जिम ने नंदिनी को पूरी बात बताई तो नंदिनी के चेहरे पर भी गुस्से के भाव आ गए। उसने शिवी को रोकने के लिए उसकी सगाई तक करवा दी, लेकिन फिर भी वो इंडिया पहुंच गई थी। नंदिनी ने तुरंत शिवी को कॉल किया। शिवी अभी तक सिद्धांत के साथ थी। वहीं आर्य उनसे कुछ ही दूरी पर मिस्टर शुक्ला के पास बैठा था। नंदिनी का कॉल आता देख शिवी ने परेशानी से कहा, मम्मा का कॉल आ रहा है तो उठा लो। प्रॉब्लम क्या है? सिद्धांत बोला। आर्य उस वक्त भले ही मिस्टर शुक्ला के पास बैठा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिद्धांत और शिवी पर ही था। उसने सिद्धांत की बात सुनी तो अपनी चेयर उनकी तरफ की और मुस्कुराकर बोला, लगता है तुम्हें भी ये सच नहीं बताती। यू नो व्हाट, पहले मुझे मिसेस वॉटसन थोड़ी सेल्फिश लगती थी। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता था कि उन्हें बस अपनी पड़ी रहती है, पर अब समझ आ रहा है कि उनके ऐसे होने का रीजन क्या है। वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। तुम्हें सब में इन्वॉल्व होने से रोकने के लिए उन्होंने जो डिसीजन लिया वो भी सही था। आर्य की बात सुनकर सिद्धांत को गुस्सा आ गया। उसने सख्त शब्दों में कहा, अपनी हद में रहो। ओह रियली? अब तुम मुझे मेरी हद बताओगे? सबसे पहले तो इससे दूर रहो। तुम्हारी आंखों में साफ नजर आता है कि तुम इसे लाइक करते हो। मिस्टर शुक्ला ने भी बताया था, तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो? हम दोनों अलग हो गए तो मौके का फायदा उठाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आर्य के मन में जो भी था वो उसने साफ साफ बोल दिया। उसकी बातें सुनकर सिद्धांत इधर उधर देखने लगा तो वहीं शिवी के फोन पर बार बार नंदिनी का कॉल आ रहा था। तुमने क्या सोचकर इसे सिलेक्ट किया? सिद्धांत ने शिवी की तरफ देखकर पूछा। तुम दोनों बहस करना बंद करो। शिवी चिल्लाकर बोली। तभी गलती से उससे नंदिनी का कॉल पिक हो गया और फोन स्पीकर पर हो गया। शिवी तुम इस वक्त कहाँ हो? नंदिनी की आवाज आने पर शिवी को एहसास हुआ उसने कॉल पिक कर लिया है। कहीं नहीं, शिवी बोल रही थी। तभी आर्य उसके पास आया और फोन छीन कर बोला, हेलो मिसेस वॉटसन, शिवी मेरे साथ है। हम दोनों आउटिंग के लिए बाहर आए हुए हैं। आर्य की बात सुनकर नंदिनी के चेहरे के भाव थोड़े नॉर्मल हो गए। उसने हल्की स्माइल के साथ कहा, ओह तब तो मैंने लव बर्ड्स को डिस्टर्ब कर दिया। चलो मैं रखती हूँ, तुम दोनों एंजॉय करो। शिवी से बात करने के बाद नंदिनी ने कॉल कट कर दिया। उसने जिम की तरफ देखकर कहा, इस बार आपके सोर्सेज ने आपको गलत न्यूज दी है। जरूर उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। देखा, आर्य और शिवी साथ में है। जिम को भी हैरानी हुई। उसने अपने मन में कहा, अगर शिवी और आर्य दोनों कोर्ट रूम में थे तो अब तक आर्य को पता चल गया होगा कि शिवी अली के कातिल शिवैयर की बेटी है। सच पता होने के बाद भी वो इतना नॉर्मली बात कैसे कर सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है अब मुझे वहां जाकर सारा मामला संभालना होगा, वरना ये मलिक फिर से कोई ना कोई गड़बड़ कर देगा। जिम वहां से वापस अपने कैबिन में आ गया और अपनी इंडिया की फ्लाइट बुक करने लगा। इधर आर्य ने नंदिनी से बात करके पूरी बात को संभाल लिया था। उसके ऐसा करने पर सिद्धांत और शिवी उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे तो मिस्टर शुक्ला भी उसके इस कदम से चौंक गए। आर्य ने शिवी को उसका फोन लौटा दिया और फिर सिद्धांत की तरफ देखकर कहा, अब समझ आ गया होगा कि इसने मुझे क्यों सेलेक्ट किया था। शिवी ने भी जवाब में सिद्धांत की तरफ देखकर कंधे उचका दिए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे मुस्कुराता देखकर आर्य ने कहा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अपने मन में कोई गलतफहमी मत पाल लेना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स बची है। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों के सामने उस शख्स को सजा मिलते देखो। ऐसा कभी नहीं होगा, वो बेगुनाह है।
तुम इस तरह उन पर इल्जाम लगा भी कैसे सकते हो जब सामने वाला इंसान मास्क के पीछे था? तुम्हें तो ठीक से याद तक नहीं उस रात को क्या हुआ था। शिवी ने चेयर से उठते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आर्य को गुस्सा आ गया। उसने शिवी के बाजू को कसकर पकड़ा और उसे खींचकर मिस्टर शुक्ला की टेबल के पास लेकर आया। वहाँ फाइल के अंदर उस हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें थी। उसने शिवी के सामने एक फोटो की। उस फोटो में आर्य और एली खून से लथपथ जमीन से पड़े थे। कुछ दिख रहा है इसमें? बोल रही है मुझे याद नहीं है। एक मोमेंट ऐसा नहीं बीता जब मैंने इन सबको भूलने की कोशिश ना की हो। तुम मेरी लाइफ में एक होप बनकर आई थी और तुम्हारे आने के बाद से ही मैं सब कुछ भूलने लगा था, लेकिन आज तुम ही ऐसा कर रही हो। ये सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है। आर्य ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। शिवी की आंखों में आंसू आ गए। आर्य ने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था। ये सब काफी नहीं है, अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ देखना है मिस अय्यर। आर्य ने मिस्टर शुक्ला को उठने का इशारा किया और फिर वो शिवी को लैपटॉप की तरफ लेकर आया और उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। उस दिन का पूरा हादसा देखने के बाद शिवी वहाँ आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। तुम उसे हर्ट कर रहे हो। सिद्धांत ने आर्य का हाथ शिवी के बाजू से हटाया। शिवी के हाथ पर आर्य के हाथों के निशान बन गए थे। सिद्धांत ने शिवी का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले जाने लगा। वो जानता था कि आर्य काफी गुस्से में है और इस वक्त वो शिवी को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही देगा। आर्य गुस्से में शिवी के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया था। उसके गुस्से से बचाने के लिए सिद्धांत शिवी को फर्म के कैंटीन एरिया में ले गया। शिवी की आंखों में आंसू देखकर आर्य को भी अपने बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। मिस्टर शुक्ला उसकी तरफ काफी गौर से देख रहे थे। उन्होंने उससे कहा, आपको उसके साथ रूड नहीं होना चाहिए था। ये मॉरली और लीगली दोनों ही गलत है। आई एम सॉरी, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। आर्य ने धीमी आवाज में जवाब दिया। लेकिन फिर भी कर दिया ना। मिस्टर शुक्ला ने सख्त आवाज में कहा। सॉरी मुझे नहीं, उसे जाकर बोलो। आर्य ने उनकी बात पर हामी भरी और दरवाजे की तरफ देखा। वो मिस्टर शुक्ला से कुछ पूछता उससे पहले ही मिस्टर शुक्ला बोले, सेकंड फ्लोर पर ऑफिस का कैंटीन है, वो दोनों वहीं पर होंगे। आर्य ने उन्हें धीमी आवाज में थैंक्स कहा और जल्दी से वहाँ से निकल गए। सेकंड फ्लोर पर एक तरफ लॉ फर्म में काम करने वाले लोगों के लिए कैंटीन बनाया गया था, तो दूसरी तरफ कुछ मीटिंग रूम्स और एक लाइब्रेरी बनी हुई थी। सिद्धांत शिवी को लेकर वहीं पर आया था। शिवी की आंखों में आंसू थे। सिद्धांत ने उसे एक कुर्सी पर बैठाया और दूसरी चेयर खिसकाकर उसके पास बैठते हुए बोला, वो गुस्से में, तुम्हें उसे टाइम देना होगा। शिवी ने उसकी बात पर बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया और अपने आंसू पूछे। वो खुद को शांत करने के लिए वहाँ रखा पानी पी रही थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, शायद मीठा खाने के बाद तुम्हारा मूड ठीक हो जाए, सिद्धांत ने कहा और काउंटर की तरफ चला गया। सिद्धांत कैंटीन की तरफ चला गया था शिवी के लिए कुछ खाने को लाने के लिए। लौटते वक्त उसके हाथ में कॉफी और पेस्ट्रीज थी। थैंक यू सो मच, मुझे सच में इसकी जरूरत थी, शिवी ने मुस्कुराकर कहा और पेस्ट्री खाने लगी। फिर उसने सिद्धांत की तरफ देखा जो काफी प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। शिवी ने कहा, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? इससे अच्छा होना नहीं, मैच्योर होना कहते हैं। अब किसी को तो समझदार होना पड़ेगा ना। मैं तुम्हारी तरह गुस्से में सामने वाले से लड़ नहीं सकता। सिद्धांत आराम से बोला, बस भी करो, मुझे ताने मत मारो, वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, शिवी ने खाते हुए कहा। आर्य वहाँ ऊपर पहुंचा तो उसने देखा सिद्धांत और शिवी एक साथ थे। सिद्धांत कॉफी पी रहा था तो शिवी पेस्ट्री खाने में बिजी थी। दोनों मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। मिस्टर शुक्ला ने मुझे बेवजह सुना दिया। ये दोनों तो यहाँ पर आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं, ऊपर से इनकी तो पार्टी भी चल रही है। आर्य ने मुंह बनाकर कहा। वो काउंटर पर गया और अपने लिए भी कॉफी लेकर आया। वो उनके जस्ट पास की एक टेबल पर बैठा उनकी तरफ देख रहा था। शिवी या सिद्धांत दोनों में से ही किसी का ध्यान अब तक आर्य पर नहीं गया था। पेस्ट्री खत्म करने के बाद शिवी ने कहा, अच्छा बताओ,